हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है सिविल टैब के सीयूईटी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे सीयूईटी के पेपर को कंडक्ट होने में तकरीबन तकरीबन 30 दिन रह चुके हैं। और आप सभी को पता है कि इसके लिए हमारे को प्रिपरेशन करना काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पे सीयूईटी कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को पता है कि बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा अच्छा टॉपिक, अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, और जो भी आप यूनिवर्सिटी चाहते हैं और उसके अंदर आप ऑब्वियसली बात है, अच्छी से एडमिशन ले सकते हैं। पर उसको डिस्कस करने से पहले जैसे आप सभी को पता है कि कल 15 अप्रैल है। और आप सभी को पता है कि सिविल्स ऐप के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये सीयूईटी हमारा जो कोर्स है, एब्सोल्युटली 30 डेज के लिए क्रैश कोर्स चलेगा, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखने की कोशिश करेगा जो भी आज इस चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं या पुराने टाइम से कोई फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं, ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा इसमें, क्लास नोट्स प्लस एमसीक्यू। जो भी बच्चे कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इनकी क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। हिंदी इंग्लिश हो गया, मेडिकल नॉन मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये सारा का सारा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जनरल टेस्ट जो हम सभी के लिए कॉमन है वो भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे ह्यूमैनिटी आर्ट्स के लिए प्रिपेयर करें, ये सारे की सारी एस्पिरेंट आपको कहाँ पे मिलने को मिलेगी, सीयूईटी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कहीं पे भी इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको एक ही जगह पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो याद रखिएगा, कल से हमारे सारे के सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, और उसके ऊपर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, राइट। और मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज आपको हमेशा मिलूंगा सात शाम को 7 से 8। और डिस्कस करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे आप सभी को पता है कि जब भी कोई एक एस्पिरेंट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, आपको सिलेबस के साथ साथ कवर करने से पहले आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे कौन कौन से पोर्शन थे जिसके ऊपर एग्जामिनर ने काफी अच्छे से टारगेट किया था, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे तरीके से समझ के जाते हैं, आपको पता है कि हमारा जो भी आने वाले टाइम पे पेपर होता है हम उसको समझ जाते हैं कि इसका पैटर्न कैसे हो सकता है। पैटर्न के साथ साथ कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, ताकि हम आने वाले टाइम पे पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। अब देखते हैं कि आज हम यहाँ पे 2023 का एक ऐसा सेट लेके आए हैं बिजनेस स्टडी का, जिसको आप प्रिपेयर करके आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे वीक पॉइंट्स है और हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। और आप साथ साथ अगर कोई ऐसा बच्चा जो लाइव देख रहा है वो भी देख सकते हैं। और दूसरी बात ये देखने की कोशिश करिएगा, जो बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखेंगे वो भी अपने साथ साथ ये देखेगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने खुद मार्क्स आते हैं, राइट। सोल्यूशन मैंने आपके साथ दिए हुए हैं, बट सोल्यूशन के साथ साथ आप खुद देखिएगा आप इसमें से खुद कितना स्कोर करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर देखें वो आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। और आप सभी को पता है ये कहां से हमारे पास आता है, बिजनेस फाइनेंस का एक टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका ये क्वेश्चन है, राइट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फेसाइज ऑन, कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, इंक्रीजिंग द टर्नओवर ऑफ द फर्म, increasing the asset and liabilities of the firm, increasing the shareholders wealth and increasing the voting rights of shareholder। अब देखिए जब भी आपको पता है, जब भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, ऑब्वियसली बात है कोई भी पर्सन अगर हमारे को पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा देता है, तो ऐसा तो है नहीं अगर हम बैंक में रख रहे हैं तो सिर्फ उसे सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारे को क्या मिले, पैसा रिटर्न में कुछ ज़्यादा मिले, राइट। तो ये देखने की कोशिश करिएगा जब भी अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितना पोर्शन डेट का होना चाहिए, कितना पोर्शन इक्विटी का होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा उसके पीछे का रीजन क्या होता है, दैट इज नोन एज बच्चा इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, राइट। जो भी शेयर होल्डर ने जिस भी इंटरेस्ट के साथ, जितने भी पोर्शन के साथ आपकी कंपनी का पार्ट बने, आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, उनका सबसे पहले गोल क्या होता है, इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, ताकि हमारी वेल्थ को क्या मिल सके, इंक्रीमेंट मिल सके, ताकि कल को अगर मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो कल को किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो 1 लाख से ज्यादा ही मुझे रिटर्न में मिले, राइट। तो हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि हम अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को क्या कर पाए, अच्छे तरीके
तरीके से इंक्रीज कर पाए, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट मोटिव बिहाइंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे देखिए आप एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। डेट एंड इक्विटी कंबाइंड फॉर्म द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ऑप्टिमली द मिक्स ऑफ द बोथ शुड फोकस ऑन द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन विच रेजेस द कंपनी मार्केट वैल्यू। अब जैसे देखने की कोशिश करिए, Amazon 1990s में उसकी वैल्यूएशन कितनी कम थी और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं वैल्यूएशन कितनी ज्यादा है, राइट। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या था और धीरे धीरे करके कंपनी ने ग्रो किया और उन्होंने अपनी वैल्यूएशन भी क्या की, अच्छे से इंक्रीमेंट की, राइट। तो ये आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द राइट्स, राइट। आइडेंटिफाई द राइट्स प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट। जैसे आपको पता है पहले 1986 वाला एक्ट होता था, अब आज क्या आ चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इस राइट के अंदर कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमारे को कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के तहत हमें दिए गए हैं, कि जो भी हमारे कंज्यूमर के हक के लिए जो भी राइट बना उसमें से ऐसा कौन सा राइट आता है जो हमारे बेटरमेंट के लिए काम करता है, राइट। जिसमें ऑप्शंस आप सभी के पास दिए गए हैं, जैसे ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, जिसमें राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू चूज है, राइट टू हर्ड है और राइट टू बी अश्योर्ड है, राइट। अब अगर आप इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाता है, राइट टू सेफ्टी। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, ऑब्वियसली बात है वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन लाइसेंस लेती है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है वो आने वाले टाइम पे कंज्यूमर को एक बेटर पोजीशन में लाके खड़ा करेगा, राइट। चाहे वो यूज करता है चाहे उसकी सर्विस को यूज कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कल को जाके कोई एक प्रोडक्ट बनाया वो कल को जाके आपको एक हार्म पहुंचाए, राइट। अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसका मतलब क्या है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी हेल्थ को खराब करे। तो राइट टू सेफ्टी भी इसके अंदर बच्चा ऑप्शन है। देन क्या क्या, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ऑब्वियसली बात है कि हर एक बिजनेसमैन का, हर एक सेलर का सबसे पहले ये गोल रहता है, उसको एक कंज्यूमर के पास भी राइट हो, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। कितने रुपए का आता है, इसमें क्या कितने यूनिट्स आएंगे। अगर आज आप देखने की कोशिश करते हैं, कोई भी आप खाने वाली आइटम लेके आते हैं, अगर आप देखेंगे वहां पे पर केजी का रेट भी लिखा होता है और पर ग्राम का रेट भी लिखा होता है और पर 10 ग्राम का रेट भी लिखा होता है। ये कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के हित के लिए सरकार बार बार क्या करती रहती है, ताकि टाइमली उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, राइट। तो सेकंड ऑप्शन भी बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, राइट टू सेफ्टी भी आता है, राइट टू इन्फॉर्म भी आता है, राइट टू चूज। अब ये देखने की कोशिश करेगा, बड़े सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट टू चूज। देखिए पहले वाला जो एक्ट था उसमें राइट टू चूज क्या था, दिया गया था। राइट टू चूज का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 10 ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, इट्स माई राइट, इट्स माई चॉइस कि मैं 10 में से कोई भी आर्टिकल को पिक कर सकता हूँ और पिक करने के साथ साथ उसको मैं खरीद सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई लीगल बाइंडेशन नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं है, मेरे ऊपर कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया गया है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा, मेरे साथ फोर्सफुली कोई मुझे बेच नहीं सकता, राइट। तो मेरे पास राइट है चूज करने का। बट आप देखने की कोशिश करेगा, जब एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई तो राइट टू चूज को किस में कन्वर्ट कर दिया गया बच्चों, दैट इज नोन एज राइट टू बी शॉर्ट। और ऑब्वियसली बात है राइट टू हर्ड तो है ही है। अगर मान लीजिए अगर किसी ने मेरे को प्रोडक्ट दिया, उसकी सर्विसेज मेरे को टाइम पे नहीं मिली, उसकी सर्विसेज के अंदर डिफॉल्ट आ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है मैं कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूँ, ताकि मेरे को जो सर्विस मिलनी चाहिए थी, जितनी अमाउंट मैंने पे किया वो मुझे नहीं मिली, राइट। तो बताओ अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बचे कौन कौन से आ जाते हैं, ए बी डी एंड ई, राइट। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ए बी डी आर द राइट आंसर, राइट। तो देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, राइट टू सेफ्टी भी है बच्चा, राइट टू इन्फॉर्म भी है, राइट टू हर्ट भी है और राइट टू बी शॉर्ट भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 1986 का एक्ट था, राइट टू चूज has been defined as the consumer right to exercise freedom in choosing a product from the variety available at the competitive prices, right। अब देखिए however the under the consumer right of the consumer protection in 2019 the right has been named as right to be assured, राइट बच्चे। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट टू जो हमारे पास चूज एक्ट था वो किसमें चेंज हो गया, राइट टू अश्योर्ड, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ये चार के चारों क्या है, हमारे पास करेक्ट आंसर है ए बी डी ई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता है ये हमारा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का, राइट। दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे आप बहुत सारे बच्चे इसको सिंक्रोनाइज वे से याद करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दी गई हैं। प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, राइट। तो इसको हमने सिंक फॉर्म में क्या करना है, इसको कंबाइन करना है, राइट। देखते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम कोई भी फंक्शन को स्टार्ट करते हैं हम पहले क्या करते हैं,
प्लानिंग करते हैं, राइट? किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, चाहे हम किसी ट्रिप का पार्ट भी बनते हैं, चाहे हम कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज भी करते हैं, फर्स्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द प्लानिंग, राइट? और प्लानिंग जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी, प्लानिंग क्या होती है कि करंटली वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो, सिंपल वे के अंदर, राइट? तो अब आप देखिए कि सबसे पहले ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आए, जब आप देख सकते हैं कि इसमें हम प्रिटी श्योर हैं कि हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, राइट? अब इसको आप डिलीशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब डिलीशन मेथड क्या होता है, जब आपको फर्म डिसीजन है कि फर्स्ट स्टेप प्लानिंग आएगा, राइट? अब यहाँ पे देखिए प्लानिंग किस में आता है, बी में आता है, और सॉरी सेकंड ऑप्शन में आता है और फोर्थ ऑप्शन में आता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम कौन कौन से ऑप्शन को कट कर सकते हैं, फर्स्ट को और कौन से, थर्ड को। अब हमें एक्सरसाइज कौन सा करना है, सेकंड और फोर्थ में से कौन सा करेक्ट है। और ऑब्वियसली बात है, जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद क्या होता है, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि हम काम को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और अलग अलग हिस्सों का काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को असाइन करते हैं। तो वो किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारा सेकंड स्टेप बच्चे क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइज हो गया। अब आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस काम को करने के लिए हम पर्टिकुलर लोगों को हायर करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंपिटेंसी के लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट के लोगों को हम हायर करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। देखिए बी सी ए, ये तीनों स्टेप बिल्कुल साथ चल रहे हैं। फिर ई और डी के अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब सबसे पहले क्या आ गया, ई पहले आएगा या डी आएगा, कंट्रोलिंग। अब ये देखिए, जब आपने लोगों को हायर कर लिया, तो लोगों को हायर करके कंट्रोल करके थोड़ी डायरेक्ट करेंगे। तो पहले फोर्थ कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, डायरेक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि अब लोगों को डायरेक्ट करेंगे, क्या काम करना है, कितना काम करना है, कितनी परफॉर्मेंस हमें चाहिए। और लास्ट, जब वो हमने प्लानिंग में टारगेट बच्चा सोचा था, वो किसके थ्रू चेक करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोलिंग, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया, कंट्रोलिंग। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है और करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आता है, सेकंड, राइट? तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, बी सी ए ई डी, राइट? आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम चलेंगे प्लानिंग के साथ, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर आ जाएगा हमारा डायरेक्टिंग, या लास्ट बच्चे क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग, राइट? तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग, राइट? तो प्लानिंग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स लॉजिक, राइट? अच्छे अच्छे तरीके से बच्चे पढ़िएगा, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा एक वर्ड आप अच्छे तरीके से टारगेट करिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा वर्ड आंसर के ऊपर फ्रेम होता है। उसी वर्ड के थ्रू हम पूरा का पूरा आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो क्या कह रहे हैं, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स लॉजिक rather than wishful thinking, right? Which feature of the planning highlighted by the statement? अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि जो प्लानिंग है वो दिमाग का खेल है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग, आपके दिल में आए आज ये करते हैं, राइट? अब मान लीजिए कोई चीज़ में आप कुकिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैगी बनानी है, तो मैगी के अंदर प्लानिंग क्या करते हैं कि पहले पानी लेंगे, फिर पानी के साथ साथ एक बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर पानी डालेंगे, फिर जाके मैगी डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर जाके हम कुक करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है आज प्लानिंग के साथ साथ हमने क्या करा, चलो विशफुल थिंकिंग है। विशफुल क्या है, चलो आज ऐसा करते हैं, पहले मैगी रखते हैं आग के ऊपर, फिर जाके पानी डालेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो प्लानिंग क्या होता है, एक सर्टेन प्रोसेस के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप होगी, राइट? तो वैसी सेम चीज है कि प्लानिंग के अंदर लॉजिक काम करता है, विशफुल थिंकिंग नहीं। आपके मन के अंदर आया जो, वो वैसा नहीं चलेगा, एक लॉजिक के साथ चलेंगे, राइट? अब लॉजिक कैसे चलता है, क्या फ्यूचरिस्टिक होकर चलते हैं, कंटिन्यूस है, मेंटल एक्सरसाइज और प्रोविजिव है। देखिए फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि हम आज के साथ साथ हम कल का भी सोचते हैं। कंटिन्यूस का मतलब है जो अनएंडिंग प्रोसेस है, लगातार चलता ही रहेगा। परवेजिव का मतलब बच्चा क्या होता है, परवेजिव का मतलब होता है इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स, राइट? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल। परवेजिव का मतलब ये। बट बच्चे यहाँ पे देखने की कोशिश करी, इन्होंने क्या बोला, लॉजिक। जो प्लानिंग है वो लॉजिक के साथ होती है, ना कि विशफुल थिंकिंग। तो ऑब्वियसली बात है, तो वो कौन सा फीचर है हमारा, मेंटल एक्सरसाइज। मतलब कि हम दिमाग से काम लेते हैं, ना कि दिल से काम लेते हैं जब भी हम प्लानिंग को करते हैं, राइट? So planning is a mental exercise as it requires an intellectual process so that logical plans and sound judgment can be made, right? अब लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब कि हम लॉजिक के साथ चल रहे हैं, हम रैशनल थिंकिंग के साथ चल रहे हैं, हम किसी इमोशनल में नहीं बह रहे हैं, राइट? हमारा सबसे पहले गोल क्या है, हम रैशनल होके चले, जो भी चीज बनती है, जो भी हमारा वाइज मेथड बनता है, उसी के साथ हम आगे चल रहे हैं, ना कि कोई इमोशन के साथ चल रहे हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आ जाता है, दैट इज नोन एज फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट?
दैट गिव मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू दी सबॉर्डिनेट, राइट। देखिए, जब भी आपको पता है कि हमें इंसेंटिव्स देते हैं हम अपनी कंपनी में चलाने के लिए अपने इंप्लॉइज को, राइट। तो इंसेंटिव दो टाइप के हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकता है और हमारे पास नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। अब फाइनेंशियल में क्या है, चाहे आप किसी पर्सन को ट्रिप के लिए अमाउंट दे दें, राइट। आप किसी पर्सन को मान लीजिए बोनस के तौर पे उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दें, आप कंपनी को मान लीजिए दिवाली बोनस दे देते हैं, आप कंपनी में सेल टारगेट हिट करने पर ऊपर उसकी प्रमोशन कर देते हैं, राइट। तो वो फाइनेंशियल का पार्ट आ जाता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट इज नोन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट गिव मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू दी सबॉर्डिनेट। अब देखिए, ऑटोनॉमी जिन बच्चों को नहीं पता, ऑटोनॉमी क्या होता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जो कि मैं अपने खुद के लेवल पे डिसीजन ले सकता हूँ, अपने खुद के लेवल पे किसी को डिक्टेट कर सकता हूँ, खुद पे लेवल पे किसी को मैं डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ऑटोनॉमी होती है। और पावर्स टू दी सबॉर्डिनेट, राइट। ऐसा कौन सा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का इस क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है, वो एक प्रोसेस है, वो एक फंक्शन है, वो एक कंसेप्ट है, राइट। को पार्टनरशिप मतलब आप कहने की कोशिश क्या करें कि एक पर्सन को आपने इंसेंटिव में क्या बोला कि चल आजा मेरा पार्टनर बन जा कंपनी में। अब किसी इंप्लॉय को ऐसे कैसे कहेंगे, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोला, इंसेंटिव देने की बात बोलिए, किसी के साथ मर्जर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ टेक ओवर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, दो ऑप्शन के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इंप्लॉयज को पार्टिसिपेट करवाएंगे जहां आप इंप्लॉयज को इंपावर करेंगे। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले जो आप देख सकते हैं, अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऐसा इंसेंटिव जिससे उनको ऑटोनॉमी मिले और ऑटोनॉमी के साथ साथ बच्चे क्या है, पावर्स मिले, राइट। अब पावर्स कब मिलेंगी, किसी पर्सन को आप पार्टिसिपेट करा रहे हैं, और वो तो आपकी पहले भी ड्यूटी बनती है। जब आप मीटिंग में लेके आते हैं तो मीटिंग कंडक्ट करते हैं पूरे इंप्लॉयज की, तो ऑब्वियसली उसमें भी पार्टिसिपेट कराते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन में आप उसका ओपिनियन लेते हैं, तो शायद हम कह सकते थे कि पावर उसको दी जा रही है, ऑटोनॉमी दी जा रही है। बट पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। एम्पावर करने का मतलब क्या है, आपने उस पर्सन के हाथ में क्या कर दिया, एक पावर दे दी। चलिए आप कल को जाके इस पर्टिकुलर यूनिट को संभालेंगे, चलिए आप कल को जाके इस पर्टिकुलर सर्कल को संभालेंगे। तो उसका मतलब क्या आ जाता बच्चा, एम्पावर। आपने एम्पावर क्या कर दिया, उसके अंदर ऐसे राइट्स दे दिए, उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जिसके पास उसके पास क्या आ चुका है बच्चा, ऐसी पावर आ चुकी है ताकि वो कंपनी के स्ट्रक्चर को, कंपनी की पॉलिसीज को, कंपनी के रूल रेगुलेशन को अपने खुद के लेवल के ऊपर क्या कर सकता है, डिक्टेट कर सकता है, राइट। तो इसलिए आ जाता है दैट इज नोन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। मतलब कि आपने उसको पैसा थोड़ी दिया, आपने उसको पावर दे दी। पावर क्या दे दी, आप कल को इन 10 लोगों के साथ काम कर सकते हैं, आप कल को इन 10 लोगों से अपना काम करवा सकते हैं, राइट। तो उसको एक लीडर बना दिया, राइट। तो इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप द फीलिंग ऑफ देयर जॉब बीइंग कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, राइट। अगर किसी पर्सन को आप पावर दे देंगे, कल चलिए पहले आप उस यूनिट के अंदर काम करते, कल को वो यूनिट आपकी है, तो खुद सोचने की कोशिश करिए, आप खुद अपने लेवल पे क्या फील करेंगे, एक एम्पावर्ड फील करेंगे कि एक बॉस ने, एक सीनियर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाया, और ऑब्वियसली बात है वो पर्सन मोटिवेटेड ही फील करेगा, राइट, बाय प्रोवाइडिंग देम मोर पावर एंड ऑटोनॉमी इन दी वर्किंग, राइट। तो दैट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास सिक्स, दैट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी हैज द मेन फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, राइट। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है मार्केटिंग का जिसका फोकस किसके ऊपर रहता है बच्चा, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 5 ऐसे स्कूल्स आते हैं, जहाँ 5 कंसेप्ट कह लीजिए आते हैं मार्केटिंग के अंदर, जिनको हमें समझना जरूरी है। सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। देखिए प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हमारा मेन ध्यान किसके ऊपर रहता है, प्रोडक्शन के ऊपर। मतलब कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रोडक्ट को किस फॉर्म में बनाइए बच्चा, बल्क में बनाइए। बल्क का मतलब क्या है कि आप इतने प्रोडक्ट बनाते रहिए ताकि सारे के सारे, अगर आप रिटेलर के ऊपर जाएंगे, सारे के सारे जगह हमारा प्रोडक्ट क्या हो, प्लेस्ड हो। अब मान लीजिए अब सारी की सारी दुकानों के ऊपर क्या हो, पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी दिख रहा हो, आपको टाइगर ना दिख रहा हो, तो ऑब्वियसली बात है कल को आपको बिस्किट लेने जा रहे हो तो आपको एट द एंड आपके पास ऑप्शन ही कौन सा है, कि आपके पास ऑप्शन ही होगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, पार्ले जी बाय करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट उस समय पे क्या कहता था कि आप इतना प्रोडक्ट बना दो, इतना प्रोडक्ट बना दो, पहली तो बात हम क्या अचीव कर पाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। अब आप सेम प्रोडक्ट को 100 यूनिट में बना दें, मतलब बहुत ज़्यादा बना दें, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है उस चीज़ को बनाने में। तो वैसी सेम चीज़ है, वो कहते हैं कि इतना प्रोडक्ट बना दो कि सारे के सारे मार्केट में, सारे के सारे डीलर्स के ऊपर किसका सामान पड़ा हो, हमारा सामान पड़ा
पड़ा हो, राइट। तो ये कह रहा है प्रोडक्शन कंसेप्ट कि ध्यान किस पे हो, प्रोडक्शन पे ध्यान हो, आपका काम हो इंडस्ट्री पे, मतलब इंडस्ट्री प्रोड्यूस करी जा रही है करी जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो बात किसके ऊपर कर रहे हैं, प्रोडक्शन के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर बात करें, इंडस्ट्री के ऊपर बात करें, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता बच्चे, राइट। देन आ जाता है बच्चा प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस क्या था बच्चा, वो ये कहना चाह रहा है कि ना हम ओपिनियन हम अपने कस्टमर का ले रहे हैं, ना हम ओपिनियन खुद का ले रहे हैं, बट ये क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट वो बिकता है जो यूनिक हो, राइट। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट कहने की कोशिश क्या कर रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट वो बिक रहा है, वो सेल होता है जो यूनिक प्रोडक्ट हो, मतलब कि प्रोडक्ट ही ऐसा बना दो कि यूनिक हो, वो कहीं दिख ही ना रहा हो, राइट। अब मान लीजिए पहले ऐसा होता था कि सारे के सारे टिफिन लंच बॉक्स लेके जाते थे, जहां पे वो गर्म कैसे करते थे, ऑब्वियसली बात है उसको निकाल के, ऑब्वियसली बात है आपको माइक्रोवेव में गर्म करना पड़ता था। अब आजकल किसी ने आइडिया कंसीव किया होगा, किसी ने आइडिया सोचा होगा कि वायर के साथ साथ हम सेम लंच बॉक्स को क्या कर सकते हैं, उसमें पड़ा जो भी सामान है उसको गर्म कर सकते हैं। तो किसी ने सोचा होगा पहले यूनिक प्रोडक्ट बनाने का, तो वो फोकस किसके ऊपर आया, प्रोडक्ट कंसेप्ट में आया, राइट। तो मार्केटिंग कंसेप्ट बच्चे क्या कह रहा है, मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है आपको ना प्रोडक्ट पे फोकस करने की जरूरत है, ना प्रोडक्शन पे फोकस करने की जरूरत है, आपको बच्चे फोकस किसके ऊपर करना है, कस्टमर्स के ऊपर, राइट। उन्होंने क्या बोला, आपका सबसे पहले फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, कस्टमर। जब भी आप प्रोडक्ट बनाएं, पहले आप कस्टमर को समझिए, कस्टमर की प्रेफरेंस को समझिए, कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स को समझिए, कस्टमर के सोशल डेमोग्राफिक्स को समझिए। जब आप पहले वो समझ लेते हैं जो कस्टमर को अच्छा लगता है, तब जाके बच्चा आप क्या करिएगा, प्रोडक्ट को आप बनाइएगा, राइट। तब जाके आप कह सकते हैं कि आप मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये फोकस बच्चा कह रहा था हमारा पूरा का पूरा मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर। अब ये तीनों के तीनों ऑप्शन बच्चा हमारे पास नहीं आते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता है, दैट इज नोन एज सेलिंग। अब ये सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है, अब सेलिंग क्या कहता है कि देखिए भैया, ना हमारे प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत है, ठीक है, ना कस्टमर के अंदर दिक्कत है, पर ये एक चीज आपको हमेशा समझने की जरूरत है कि जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर है वो खुद नहीं लेता है, राइट। वो क्या कह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर खुद नहीं लेता है, वी नीड टू पुट एन एफर्ट, राइट। क्या करना पड़ेगा, हमें एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट कैसे, सेल्समैन के थ्रू, मतलब कि जो प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट जो है उसी के साथ चलेंगे, ना हम प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बनाओ, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी के साथ खुश हैं। उसी प्रोडक्ट को आप क्या करो, एक अच्छे सेल्समैन के थ्रू भेजोगे तो आपका प्रोडक्ट जरूर बिकेगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था कि वो क्या कहना चाहता है कि फोकस हमारा किसके ऊपर रहता है बच्चा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर। एग्जिस्टिंग मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें बस हमें सेल्समैन का एफर्ट चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप सेल ऑफ हो जाएगा, राइट। तो आप समझ भी सकते हैं द मेन फोकस इन द प्रोडक्शन कंसेप्ट इज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। इन द प्रोडक्ट कंसेप्ट इट इज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट इट इज ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, जो बच्चा मैंने बताया था। हाउएवर द सेलिंग कंसेप्ट focus on the existing products only and works by using aggressive selling। मतलब कि सेल, जो हमारा सेलिंग कंसेप्ट था वो क्या कहता है, आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। कंज्यूमर के ऊपर अगर आप एफर्ट लगाओगे, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो अपने आप सेल ऑफ हो जाएगा, राइट। एंड प्रमोटिंग टेक्निक्स टू गेन प्रॉफिट, राइट। आई होप बच्चों आपको चारों के चारों जो कंसेप्ट है उनके अंदर अच्छा सा एक डिफरेंस कोड कर पाए होगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th बच्चा। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए, देर आर टू फोर्सेस, एक तो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं बच्चा, एक होती है हमारी पास जनरल फोर्सेस, राइट। स्पेसिफिक का मतलब होता है हु इज मोर डायरेक्ट टू देम, राइट। ठीक है बच्चा, ये क्या होता है, हु इज मोर डायरेक्ट टू देम, राइट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिन ऐसी फोर्सेस का, ऐसे फैक्टर्स का जिनका पूरा का पूरा इंपैक्ट क्या हो, डायरेक्टली पड़े कंपनी की वर्किंग के ऊपर, जिनका पूरा का पूरा इंपैक्ट कंपनी के ऊपर डायरेक्ट के साथ साथ क्या हो गए, इमीडिएट इंपैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे हमारे पास, स्पेसिफिक। अब जनरल क्या है, इसका कंपनी के ऑपरेशन में रोल तो है बच्चा, बच्चे रोल कैसा है, इनडायरेक्ट रोल है। इनडायरेक्ट रोल का मतलब क्या है कि ये कंपनी को इंपैक्ट तो करती हैं पर कंपनी को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती, राइट। अब ये देखते हैं स्पेसिफिक फोर्स, जो स्पेसिफिक का मतलब है जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं।
अब जैसे फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास, इन्वेस्टर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, पांचों में से ऐसे कौन सी स्पेसिफिक फोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। फर्स्ट आ गया इन्वेस्टर। तो ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टर क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकते हैं कंपनी को ऑपरेशन के ऊपर, डेफिनेटली। कोई इन्वेस्टर अगर बोले मेरे को पैसा चाहिए कल को, राइट, मैं बाहर निकाल रहा हूँ पैसे, तो ऑब्वियसली बात है उसके शायद शेयर प्राइस डाउन कर जाए, राइट। और ऑब्वियसली बात है कल को किसी इन्वेस्टर ने बोला कि मैं इस कंपनी के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है बड़े बाहर सारे लोग जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको लग रहा होगा कंपनी के ऑपरेशन काफी अच्छे हैं, कंपनी की एफिशिएंसी काफी अच्छी है, क्यों ना उसके अंदर हम भी इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टर के वर्किंग से, इन्वेस्टर के डिसीजन से ऊपर ऑब्वियसली बात है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, राइट। सेकंड बच्चा हमारे ये पास आ जाता है कस्टमर, राइट। अब मान लीजिए कल को कस्टमर अगर जो भी हमारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद ना आए, या उनको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए, तो ऑब्वियसली बात है कल को हमारे ऑपरेशन के ऊपर इंपैक्ट डलेगा, राइट। अब आप खुद देखिए कि आप जब भी आप किसी बाहर रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको पता है कि हमारे जितने भी इंडियन गवर्नमेंट्स है उनकी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े सारे रेस्टोरेंट चेन को क्या बोला गया है कि आप अपने जो लैंग्वेज है उसको आप इंग्लिश में लिखते हैं, पर इंग्लिश के साथ साथ आप लोकल लैंग्वेज में भी क्या करें, बोर्ड लगाने की कोशिश करें। तो ऑब्वियसली बात है, तो वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर्स को, राइट। जो कस्टमर की डिमांड है, तो ऑब्वियसली बात है जैसा कस्टमर को पसंद आएगा आप उस चीज को क्या करेंगे, आप कंपनी में रखने की कोशिश करेंगे, आप उसको कंपनी में बनाएंगे। अगर पार्ले जी बिक रहा है इतने सालों से, 1990 से अब तक, वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि कस्टमर अभी भी उसको पसंद कर रहे हैं, राइट। अगर कल को कस्टमर को वो पसंद करना वो बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कंपनी भी क्या करेगी, उसको पुल आउट कर लेगी उस प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में से, राइट। तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टर भी आते हैं बच्चा, कस्टमर्स भी आते हैं। अब आ जाता है बच्चा सोशल, पॉलिटिकल एंड कंपटीटर। ऑब्वियसली बात है कंपटीटर्स का भी डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, पर देखिए सोशल इन्वायरमेंट जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है इनका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता, क्या आता है बच्चा, हमारे पास इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है, राइट। अब पॉलिटिकल क्या है, बाहर एग्जिस्ट क्या हो रहा है, अब मार्केट मार्केट के अंदर जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, राइट। इमीडिएट नहीं होता। इमीडिएट कहाँ से होता है, कंपटीटर ने कल को पॉलिसी कर दी। अब मान लीजिए पहले एयरटेल, आइडिया था, वोडाफोन था, तो वो अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे 2016 तक, अच्छे तरीके से जो भी टैरिफ्स थे वो उस तरीके से चल रहे थे। एकदम से जियो आया तो जियो बिकाम है कंपटीटर, तो कंपटीटर ने एकदम से क्या कर दिया, मार्केट शटर कर दी। कैसे शटर कर दी, एकदम से फ्री डेटा दे दिया, एकदम से फ्री टॉक टाइम दे दिया, फ्री वॉइस कॉलिंग दे दी। तो एकदम से आप खुद सोचने की कोशिश करिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, इमीडिएट क्या कर दिया, इंपैक्ट करा, राइट। तो इसलिए कई बार बच्चों को लगता है सर कंपटीटर आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, राइट। इन्वेस्टर का भी इंपैक्ट पड़ता है, कस्टमर का भी इंपैक्ट पड़ता है, बच्चा बच्चा सोशल, पॉलिटिकल का कोई इंपैक्ट नहीं, इन तीन चीजों का हमेशा इंपैक्ट रहेगा, इन्वेस्टर, कस्टमर एंड कंपटीटर। आई होप आप सभी को इसको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, राइट। देन बच्चा हमारे पास आ गया कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। क्या करना है, अरेंज दी फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ए सीक्वेंस, राइट। जैसे आप सभी को पता है कि पहले जो बर्लो का मॉडल था, सिंपल मॉडल होता था हमारे पास, एसएमआर मॉडल, राइट, जिसको हम बोलते थे सेंडर मैसेज रिसीवर। बट क्या हुआ, सेंडर मैसेज रिसीवर को बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, फिर अपडेट होने के बाद क्या हुआ कि इसको और अच्छे से बनाया जाए, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंडर कौन सा होता है, जो मैसेज बेस है, तो फर्स्ट स्टेप बच्चा ये आएगा, राइट। सेकंड क्या होता है, रिसीवर तो बिल्कुल एंड में आएगा, राइट। तो आप देखिए अब ए कहाँ कहाँ मौजूद है, तो तीन ऑप्शन में मौजूद है, तो मैंने जैसे बोला डिलीशन मेथड को यूज करना है, तो हम सेकंड ऑप्शन को तो पहले ही काट दो, राइट। तो हमारे पास तीन ऑप्शन में अवेलेबल कौन सा है, ए पॉइंट, दैट इज सेंडर, राइट। अब देखिए सेंडर हमारा फर्स्ट आ गया, तो सेंडर क्या भेजेगा बच्चा, मैसेज भेजेगा। अब मैसेज भेजेगा, मैसेज क्या होगा हमारा सेकंड स्टेप। अब आप खुद देखिए ए सी ए सी ए सी, तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों ऑप्शन में अवेलेबल कौन सा हमारे पास, दैट इज नोन एज ए सी, राइट। अब सेंडर मैसेज किस फॉर्म में भेजेगा बच्चा, मीडिया की फॉर्म में भेजेगा। मीडिया मतलब टेक्स्ट भेजेगा, ओरल भेजेगा, टेक्स्ट के साथ साथ मान लीजिए ऑडियो विजुअल मैसेज भेजेगा, तो वो मीडिया कौन सा इस्तेमाल करेगा जिसके थ्रू हमारा मैसेज कम्युनिकेट होगा, राइट। मैसेज तो सोच लिया उसने, मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को मैसेज भेजना है, अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना है, कल इस चीज़ की असाइनमेंट हमें सबमिट करानी है, कल कोई सब्जेक्ट का हमारा एग्जामिनेशन है, तो मैंने मैसेज तो बना लिया, पर मैसेज मैं किस मीडिया में भेजूंगा, चाहे मैं ऑडियो विजुअल मेथड से भेजूंगा, चाहे मान लीजिए मैं कल को कंप्यूटर से भेजूंगा, मैं व्हाट्सएप से भेजूंगा, चाहे मैं उसको कॉल करके भेजूंगा, तो दैट इज मीडिया, राइट, थर्ड होगा। फिर थर्ड के बाद ऑब्वियसली बात है वो मैसेज किसकी तरफ जाएगा बच्चा, रिसीवर उसको क्या करेगा बच्चा, रिसीव करेगा, राइट। क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब मैंने बनाया मैसेज, मैं सेंडर हो गया, फिर एम स्टैंड फॉर मैसेज, फिर डी आ गया हमारा थर्ड सा मीडिया, रिसीवर ने रिसीव किया। आप मैंने एकदम से दोस्त को बताया कल एग्जामिनेशन, तो वो डर गया, ये क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं था। तो ऑब्वियसली बात, तो वो क्या होगी बच्चा,
अब जो उसने एकदम से रिएक्शन दिया कि मुझे नहीं पता, तो वो क्या होगी बच्चा, हमारे पास फीडबैक होगी, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, जब उसके अंदर फीडबैक भी इन्वॉल्व हो जाए, राइट। अगर मान लीजिए किसी जगह फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है तो वो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाया जाता है, राइट। तो सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर एंड लास्ट क्या हो गया बच्चा हमारे पास, फीडबैक, राइट। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो गया। फर्स्ट आ गया ए सी डी बी, राइट। इस तरीके से बच्चा जब भी आपके पास ऐसे कॉलम्स आ जाएं तो हमेशा याद रखिएगा हमें स्टार्ट कैसे करना है, हमेशा डिलीशन मेथड का यूज करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बच्चा, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स इज कंपैरेटिवली हायर इन अमेरिका देन इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड बाय द स्टेटमेंट, राइट। ऐसा कौन सा पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है जिसमें हमें समझाया जा रहा है कि इस हमारे अमेरिका में क्या है, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी गैजेट इज कंपैरेटिवली हायर इन अमेरिका देन इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल जो एलिमेंट्स है उसको बहुत कम यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू अमेरिका। मतलब कि अमेरिका में क्या है, चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, अपडेटेड हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है एज कम्पेयर टू इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, अनसर्टेनिटी बताई जा रही है बच्चा। अनसर्टेन का मतलब है कुछ नहीं पता कि कल को फ्यूचर में आउटकम क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है डिलीशन मेथड का अगर इस्तेमाल करें अनसर्टेनिटी कट हो गया। कंप्लेक्सिटी, हम कोई कंप्लेक्स रिलेशन की बात कर रहे हैं नहीं, कि यहाँ के कस्टमर को समझना जरूरी है नहीं जरूरी है, ये हमें नहीं समझ आ रहा। अब डायनामिक, ना हम डायनामिक की बात करें बच्चा, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हम जब एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रिलेटिविटी, राइट। मान लीजिए हमने क्या बोला, अमेरिका के अंदर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जीडीपी है वो क्या है, ज्यादा है, राइट। हम कह रहे हैं कि अगर आप देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम अमेरिका की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, तो वो भी क्या है बच्चा, कंपेयर कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, रिलेटिविटी। जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी। हम रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम्स। तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल गैजेट अमेरिका में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, राइट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, राइट। चलिए अगेन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन सिक्योरिटीज। स्टेप्स को हमने अरेंज करना है, राइट। अब ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, तो हम ऑब्वियसली बात है कैसे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, ओपन ए डीमैट अकाउंट, प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर, साइन ए ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ब्रोकर मैचेस द शेयर प्राइस अवेलेबल, ब्रोकर इशू ए ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने कल को डीमैट अकाउंट खोलना है, तो सबसे पहले मैं डीमैट अकाउंट खोलने से पहले क्या करूंगा, मैं एक एग्रीमेंट साइन करूंगा, किसके साथ, ब्रोकर के साथ। मैं कहूंगा कि अगर कल को मेरे को कोई शेयर खरीदना है तो मेरे बिहाफ पे जब भी मैं तुझे कम्युनिकेट करूंगा ये शेयर, पर्टिकुलर शेयर इस प्राइस पे 100 शेयर खरीद लेना, तो वो पहले मैं एग्रीमेंट करूंगा। मेरा किसके साथ हो रहा है एग्रीमेंट, ब्रोकर के साथ। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट दैट इज सी, राइट। तो सी किसी में दिख रहा है, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड तो सीधा कट हो गए, राइट। अब जब मैंने ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो उसने क्या खोल दिया बच्चा, मेरा डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। तो पहले सी आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। जब मेरा ओपन अकाउंट हो गया तो ऑब्वियसली बात है तो क्या होगा, तो मैंने क्या किया, ये भी हमारा हो गया, प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, राइट। क्या करूंगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा कि भैया मेरा ये ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, थर्ड, दैट इज नोन एज बी बच्चा। फिर जो ब्रोकर है मेरे बिहाफ पे बच्चा क्या करेगा, ब्रोकर मैचेज दी शेयर प्राइस अवेलेबल। मैंने बोला शो शेयर खरीद 50 रुपए पे, अब वो ये देखेगा कि अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, अवेलेबल होगा तो वो बुक कर देगा, नहीं अवेलेबल होगा वो वेट करेगा, राइट। तो डी हमारा क्या आएगा, फोर्थ एंड लास्ट क्या आ गया बच्चा, ब्रोकर इशू ए ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। अब ब्रोकर मेरे साथ जो उसने एग्रीमेंट किया था, जब मैंने शेयर खरीद लिए, मेरे भी पे उसने जो शेयर खरीदे कल को वो मुझे बता देगा एक कंफर्मेशन के थ्रू, राइट। तो क्या आ गया हमारे पास, CABDE, राइट, CABDE। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चा क्या हो जाता है, करेक्ट। जब भी आपके पास बच्चा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आपको हमेशा इसको डिलीशन मेथड से लेके चलना है। हमने फर्स्ट बुक क्या कर लिया, सी इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो सी क्या होगा हमारे पास, जो फर्स्ट है तो आप देख लीजिए इसमें से सी दो ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए कंफ्यूजन पहले ही कम होगी कि फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, खत्म हो गए, राइट। तो आपको ऑप्शन अब किस में से सिलेक्ट करना है, सिर्फ दो ऑप्शन में से, वो तो आप आराम से कर लेंगे, राइट। चलिए ये हो गया हमारा 10। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारे पास, फर्स्ट हमें इसमें से बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। सैलरी इज नॉट ए प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछेंगे बच्चे? एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग पूछेंगे, राइट? सैलरी इज नॉट ए प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर। इन नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टर्म्ड एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। Acting out of a choice rather than compulsion is an initiative. Entrepreneur concern for the conservation of time is termed as assertiveness. Executive summary and operation strategies are included in the business plan. देखिए, अब लेके चलते हैं क्या क्या है। सैलरी इज नॉट ए प्राइमरी इकोनॉमिक अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर अगर बन रहा है तो उससे पहले या तो कहीं जॉब कर रहा होगा, अगर जॉब नहीं कर रहा होगा कुछ ना कुछ एफर्ट से एक बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होगा। तो अब सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली गई है कि करेक्ट कौन सी। अब सैलरी इज नॉट ए प्राइमरी इकोनॉमिक अवार्ड, तो सैलरी के लिए तो वो काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली बात है, तो पहला बिल्कुल सही है कि सैलरी इज नॉट ए इकोनॉमिक अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर। तो सैलरी के लिए एंटरप्रेन्योर थोड़ी काम करते हैं। इन नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टर्म्ड एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, अब इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेवर से डाई, मतलब कि मैं जब भी मुझे हमेशा फेलियर मिलेगी तो मैं हमेशा ट्राई करता रहूंगा, तो दैट इज नोन एज नेवर से डाई एटीट्यूड। पर आप बच्चा यहां से देखने की कोशिश करिए, इन्होंने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या आता है कि जो मैं कर रहा हूं मैं बिल्कुल अचीव कर लूंगा, राइट? तो इसको बच्चा बार बार लगे रहना, तो उसको तो बच्चा हम परसिस्टेंस वर्ड बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस, राइट? परसिस्टेंस कहते हैं। पर यहाँ पे लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ऑब्वियसली बात है हम बी को कट कर रहे हैं, बी नहीं होगा, राइट? अब आप इसमें भी डिलीशन यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है बी नहीं होगा, बी कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है? इसमें ऑप्शन है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन कितनी है? 1 और 3 में से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखे, एक्टिंग आउट ऑफ ए चॉइस रेदर देन कंपल्शन इज एन इनिशिएटिव। अब मान लीजिए किसी एक प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो जो हमें डिक्टेशन दी गई है कि आपको इसके अंदर काम करना है, राइट? तो वो क्या कह रहा है कि वो जो चॉइस है उससे हटके काम करता है, राइट? कि उसको बोलते हैं हम इनिशिएटिव। मतलब कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है हमेशा इनिशिएशन में विश्वास रखता है, हमेशा फर्स्ट स्टेप में विश्वास रखता है, राइट? तो ऑब्वियसली बात है सी भी बिल्कुल ठीक है बच्चा। एंटरप्रेन्योर्स कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइम एंड मनी, मतलब कि एंटरप्रेन्योर का कंसर्न रहता है कि टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, पैसा नहीं वेस्ट होना चाहिए, इज टर्म्ड एज असर्टिवनेस। देखिए बच्चा, असर्टिवनेस का मतलब होता है फोर्सफुली, सिंपल वे में डिक्टेटरशिप होता है, राइट? तो ये फोर्थ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए डी कहाँ पे है, इसको कट कर दी, तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, ए, सी एंड डी। अब ई क्या है? एग्जेक्टिव समरी एंड ऑपरेशन स्ट्रेटेजी इंक्लूडेड इन द बिजनेस प्लान। अब ऑब्वियसली बात है, जब भी एक कोई भी कंपनी खुलती है, कोई बिजनेस बनाता है एक एंटरप्रेन्योर, तो उसका काम क्या होता है? समरी बनाना कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। कल को अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, मेरी कंपनी कुछ बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, सर्विस बनाएगी, तो उसके लिए मेरे को स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करें जिसके कारण मैं जो भी प्रोडक्ट सर्विस बना रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे को कितने वे में मिले, चाहे इकोनॉमी अचीव होके मिले, चाहे सस्ते में मिले, चाहे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊं, तो उसके लिए मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, राइट? तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट आ गए बच्चा? ए आ गया, सी आ गया एंड ई, राइट? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, राइट? चलिए, 11 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? कंपनी हैज रिप्लेस देयर ऑब्सलीट मशीनरी, मतलब पुरानी जो मशीनरी थी उसको चेंज कर दिया गया with a high-tech machine as it could not achieve its target in the previous month due to slow production process, which step in this process of controlling is executed by the company। तो नटशेल में अगर हम डिस्कस करें तो कंपनी ने क्या बोला कि हमने पुरानी जो मशीन थी उसको क्या कर दिया बच्चा, चेंज कर दिया। किससे चेंज कर दिया? हाईटेक एक मशीन से। अब मशीन को चेंज किया तो ऑब्वियसली बात है क्या करने के लिए चेंज किया, ताकि जो हमारी प्रोडक्शन का टारगेट है वो अचीव हो पाए, क्योंकि जो पुरानी मशीन थी वो बहुत स्लो चल रही थी और वो जो हम डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स थे वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है ये कहाँ पे देखने को मिलता होता बच्चा हमें? कंट्रोलिंग में। अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई है तो ये कहाँ का है? कंट्रोलिंग का है। तो क्या बोला उन्होंने, पुरानी मशीन को हटा दिया, नई मशीन लिया है। तो इसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखिए हमने परफॉर्मेंस मेजर नहीं की, हमने ये क्या किया है बच्चा? डेविएशन एनालाइज किया नहीं, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड नहीं, हमने क्या किया बच्चा? करेक्टिव एक्शन लिया। मतलब कि हमने ये तीनों के तीनों स्टेप पहले परफॉर्म कर लिए होंगे तभी जाके तो हमने करेक्टिव एक्शन लिया। एंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने देखा कि हमने 100 आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, राइट? हमने अगर 100 सेल अचीव करनी है तो ऑब्वियसली बात है 100 प्रोडक्ट बनाने भी तो पड़ेंगे।
अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने को क्या मिली यार, हमारी मशीन तो सिर्फ 70 बना रही है, तो हम तो पहले वहां पे ही हैं, तो हमने यहाँ तो कुछ लिखा नहीं हुआ। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, तो हमने 100 और 70 को कंपेयर किया होगा तभी जाके करेक्टिव एक्शन लिया। फिर डेविएशन एनालाइज की होगी, कितने की डेविएशन आई, 30 की। तो ये सारे के सारे स्टेप्स पहले हो चुके होंगे, तभी हमने करेक्टिव एक्शन कौन सा लिया, हमने जो पुरानी मशीन थी उसको किससे रिप्लेस कर दिया, नई मशीन से, राइट। तो इसलिए हम इस स्टेप को क्या बोलेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, राइट। तो हमारा फोर्थ आंसर क्या हो गया, दैट इज द करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या आ गया, as per the Consumer Protection Act 2019, State Commission has a jurisdiction to entertain complaints where value of the goods and service paid as the consideration। देखिए आप सभी को पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब भी ये कंज्यूमर कोई चीज़ को बाय करता है उसके अंदर कुछ हमने एक जनरेट रखा हुआ कि बिल कितने का होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है वो एंटरटेन कर सकता है कंप्लेंट को, स्टेट एंटरटेन कर सकती है, नेशनल कमीशन एंटरटेन कर सकता है। तो इन सभी का क्या बनाया गया बच्चा, एक लिमिटेशन बनाई गई है ना, लिमिट बनाई गई है। इतने से अगर इतने करोड़ का बिल है तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एंटरटेन कर सकता है, उसके बाद स्टेट एंटरटेन कर सकता है, जहां हमारा नेशनल एंटरटेन कर सकता है। तो यहां पे पूछा क्या गया बच्चा हमारे पास, स्टेट कमीशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ मोर देन 20 लाख रुपीज, एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, एक्सीड 5 करोड़ एंड डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। जैसे पर आपको पता है बच्चा, स्टेट कमीशन के अंदर हमारा कौन सा आ जाता है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। मतलब कि स्टेट के लिए बच्चा हमारे पास लिमिटेशन क्या है, कितने से ज्यादा होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा, और लेस देन कितने से होना चाहिए, 10 करोड़ से कम, राइट। बट मैंने आप सभी आपके लिए बच्चा तीनों के तीनों लिख दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए बच्चा 1 करोड़ तक एंटरटेन कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी कंप्लेंट आप लेके जाते हैं तो उसमें बता सकते हैं कि अगर 1 करोड़ तक का है तो डिस्ट्रिक्ट एंटरटेन कर सकती है। स्टेट में क्या है, 1 से लेके 10 करोड़ है। और नेशनल के लिए बच्चा क्या है, अमाउंट्स ऑफ गुड सर्विस एक्सीडिंग 10 करोड़। जब भी आप 10 करोड़ से ऊपर का कोई बिल है जिसमें आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप नेशनल कमीशन को आप एंटरटेन कर सकते हैं कि भैया मेरी ये कंप्लेंट है, इसको आप एड्रेस कीजिए, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट बच्चा इसमें आ जाता है, राइट। इसके क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन कंज्यूमर एक्ट के रिगार्डिंग थे, बिल्कुल सिंपल, राइट। चलिए ये 13 हो गया बच्चा, हमारा सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा 14। तो ऑब्वियसली बात है स्टाफिंग से क्वेश्चन है। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ विच फंक्शन एरिया ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। तो स्टाफिंग इज विच एरिया ऑफ द मैनेजमेंट। अब आप सभी को पता है स्टाफिंग का काम क्या होता है, हम राइट पीपल को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे फिट करते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, राइट। मार्केटिंग का काम बच्चा नहीं है, प्रोडक्शन का काम नहीं है, फाइनेंशियल का काम नहीं है, किसका काम है, सिंपल एज इट, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का काम है, राइट। चलिए ये तो सिंपल था बच्चा। अब ये भी काफी दफा आपको देखने को मिलेंगे, मैंने जैसे आपको बताया हुआ था सेबी के बिल्कुल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैच दी कॉलम है, कौन से रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ एसबीआई है, डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ एसबीआई है, प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ एसबीआई और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसबीआई, सेबीए, सॉरी आई एम नॉट एसबीआई, सेबी, राइट। अब जैसे देखिए कि हमारे पास सेबी के पूरे डायरेक्ट फंक्शन पूछेंगे क्या। अब मान लीजिए हमारे पास अगर हम डी ऑप्शन को लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या सेबी का, लिवाई फीस और चार्जेस बच्चा, ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट्स। अब देखिए ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है कि लोगों को अपडेट करना, लोगों को टाइमली टाइमली समझाते रहना, उनकी ट्रेनिंग करना, डेवलप करना, ये तो बच्चा डेवलपमेंट का काम आ गया। तो बी का तो टू सीधा ही है। अब यहाँ पे देखिए बच्चा अगेन डिलीशन मेथड यूज करें, बी का टू 3 जगह पे है, तो बच्चा आप फोर्थ को सीधा कट कर सकते हो, आराम से कट कर सकते हो, राइट। बी का हमने फोर्थ सीधा कट कर दिया, सॉरी बी का टू मैच कर रहा है और ऑब्वियसली बात है ये फोर्थ ऑप्शन सीधा आप कट कर सकते हैं, राइट। देन क्या गया बच्चा, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव मतलब कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, कंज्यूमर का इंटरेस्ट मेंटेन रहे, तो वो कैसे करती है, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकेगी, मतलब कि पहले से ही किसी पर्सन को अंदर से पता है कि क्या होने वाला है, उस चीज को हमेशा रोका जाता है, राइट। तो वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो सी का 3 देखिए बच्चा, अब सी का 3 यहाँ पे सीधा दिख रहा है, राइट। बी का 2 सी का 3, तो ये भी कट हो गया बच्चा, सीधा ये हो गया। और ए का फर्स्ट आ गया। रेगुलेटरी फंक्शन कैसा है, फीस और चार्जेस लगाता है, किसी ने पिनलाइज किया उसका भी रेगुलेटरी फंक्शन किसके अंदर आ जाता है, हमारे सेबी के अंदर आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना हमारे सेबी का फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मोटिव है, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया बच्चा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, राइट। बिल्कुल सेम मैच टू मैच ही दिया हुआ था एग्जामिनेशन में भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, राइट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिडिटी के साथ हम चलेंगे, जो बोल दिया जो बन गया वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है। दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर
व्हेन दी सिचुएशन अराइजेज, राइट। क्या बोला गया है कि जो भी हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए हैं, मैनेजमेंट की कोई भी अगर हमने पॉलिसी बना दी, दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर। मॉडिफाइड, मॉडिफाई मतलब उसको चेंज कर सकते हैं बाय द मैनेजर व्हेन दी सिचुएशन सो डिमांड्स। मतलब कि कल को कोई भी सिचुएशन आती है, जो हमने पॉलिसी बनाई है, रूल्स बनाए हैं, कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी सेम टू सेम प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर भी कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही आएगा, राइट। तो उसका क्या मतलब है, व्हाट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन इंडिकेटेड इन दी अबव स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, जनरल गाइडलाइन है नहीं, कंटीजेंट है नहीं, मेनली बिहेवियरल नहीं बच्चा, फ्लेक्सिबल है। अब इसका मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जब आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए किसी जगह पे आप कंपनी के अंदर किसी पर्सन की एक रोस्टर बनाते हैं कि इस पर्सन की टाइमलाइन जो ड्यूटी है वो 8 से 2 बनती है, तो कल को जाके उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका टाइम टेबल चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो ये किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, फ्लेक्सिबल को, राइट। तो 16 का बच्चा सेकेंड आंसर क्या है हमारा, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which technique of scientific management violates the Fiols principles of equity। इक्विटी का मतलब होता है आप किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हर एक पर्सन के साथ आप बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसको क्या बोला जाता है बच्चा, हमारा फ्योल का प्रिंसिपल है, दैट इज नोन एज इक्विटी का, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मतलब कि हर एक काम के अंदर एक स्टैंडर्ड बनाओ, राइट। सेम काम, अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट काम है, उनके अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, पर हर एक चीज़ का काम बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ कि इतना काम करना जरूरी है इस पर्टिकुलर आवर्स में। मोशन स्टडी मतलब आप मोशन को स्टडी करिए। मान लीजिए मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, कौन सी ऐसी ऐसी जगह गुड्स मूव कर रहा है, कौन कौन सी जगह पे ऐसे इंप्लॉइज या वर्कर्स मूव कर रहे हैं जिनको कम किया जा सकता है, राइट। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे 4 6 यूनिट्स बनाए, अब मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, पहले इधर से जाके इधर जा रहा है, फिर 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 ऐसे जा रहा है। तो इस मोशन को स्टडी करने को क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी। तो इसको, अब मान लीजिए पर्सन यहाँ पे जा रहा है, रेदर देन अगर मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट रखा, इसको सेकंड रखा, इसको थर्ड रखा, इसको फोर्थ रखा, इसको फिफ्थ रखा, इसको सिक्स्थ रखा, राइट। मान लीजिए मैंने ये 6 यूनिट बनाए, हमारा एम्प्लॉय 4 से 2 जा रहा है, फिर 6 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। रेदर देन हम क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ रख लो, राइट। जहाँ ऐसे करने की बजाय क्या कर सकते हैं, 4 2, राइट, फिर 6, फिर यहाँ पे। तो मतलब कमा, इसका मतलब क्या है कि मोशन स्टडी हमारे को क्या करने की कोशिश करता है कि हमारे एम्प्लॉयज की जो फटीग है वो बहुत कम हो सके। फटीग कम होने का मतलब कि वो अगर उसको एक काम को खत्म करने के बाद दूसरे यूनिट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वो काम किसके अंदर आता है बच्चा, मोशन स्टडी। डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम क्या कहता है, इक्विटी कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम क्या कहता है, जो हमारे फ्यूल की बजाय टेलर ने दिया था वो क्या कहता है, सभी को अलग अलग पे दो, राइट। अब अलग पे देने का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कोई अगर मान लीजिए 1 घंटे में 5 आउटपुट बनाता है तो उसको कम पैसा दो, अगर 1 घंटे में कोई 10 बनाता है उसको ज़्यादा पैसा दो। तो ये किसने बोला था, हमारे टेलर ने बोला था। तो इसी चीज़ को वायलेट कौन कर रहा है, हमारे फ्योलर के प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को। क्योंकि फ्योल तो ये कहता था कि अगर एक एम्प्लॉय को आप टाइमली सैलरी दोगे, बिल्कुल सेम सैलरी दोगे, उसको जॉब सिक्योरिटी रहेगी, राइट। तो वो कंपनी के लिए अपने आप अच्छे तरीके से क्या करेगा बच्चा, काम करेगा, राइट। तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम है जो वायलेट करता है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को, राइट। मेंटल रेवोल्यूशन का इसका कोई काम नहीं है, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, राइट। चलिए अब सेम क्वेश्चन बच्चा जो हमने कंज्यूमर एक्ट के तहत पढ़ा था, अब क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हमने पढ़ा था, स्टेट पढ़ लिया, नेशनल कमीशन पढ़ रही है। अब दोबारा याद करते हैं कंज्यूमर एक्ट का। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने पढ़ा था अप टू 1 करोड़, राइट। अब यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट का ए का 3 कहाँ पे दिख रहा है, अब आपको पता है इसमें दिख रहा है और फोर्थ में दिख रहा है, राइट। स्टेट कमीशन का क्या आ गया हमारे पास, स्टेट कमीशन अभी हम पढ़ के आए 1 to 10 करोड़, तो इसका क्या आ गया ऑप्शन 1। नेशनल कमीशन का ऑप्शन क्या है बच्चा हमारे पास, ग्रेटर देन 10 करोड़, तो वो क्या आ गया 4। और लास्ट क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या, अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन इन मैटर ऑफ हिज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को आप कब जा सकते हैं, जब आप नेशनल कमीशन के कोई भी अगर रिजल्ट आता है, कोई भी अगर वो रिवर्ट करते हैं कि जिससे आप खुश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या आ गया 3142, राइट। तो हमारे पास 3142 किसमें दिख रहा है बच्चा, थर्ड ऑप्शन में, राइट। चलिए 18 का आ गया थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, हमारा 19th आ गया सोशल इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली बात है इन्वायरमेंट वर्ड आ गया तो ये कौन से चैप्टर में से आ जाता है, राइट, बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट।
सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स कंजम्पशन हैबिट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखिए सोशल की बात करिए, सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में नॉर्म्स क्या है। मॉनिटरी सप्लाई इन द इकोनॉमी तो बच्चा हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। रेट ऑफ सेविंग, अगेन कितने रेट ऑफ सेविंग करते हैं, अगेन हम ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन गुड, राइट, तो ये तो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। न्यू वेज मतलब इनोवेशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी कैसी है। तो ये तीनों के तीन ऑप्शन काटा आ जाते हैं। ये कौन सा आ गया हमारे पास, कंजम्पशन हैबिट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, राइट, मतलब कि हम कौन सी चीज़ को बाय करते हैं, कौन सी चीज़ खरीदते हैं, हम टूथपेस्ट कब खरीदते हैं, कितने टाइम बाद खरीदते हैं, टूथब्रश कब खरीदते हैं, कितने टाइम बाद खरीदते हैं। अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, हमारी इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। ये किसके अंदर आ जाता है बच्चा, हमारे पास सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, राइट राइट, आपने सही 19 का फर्स्ट आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट, राइट। अगेन सेम आ गया बच्चा, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग एज द सीक्वेंस, राइट। अब आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन के अंदर तकरीबन तकरीबन सिंक्रोनाइजेशन वे के ऊपर हमारे पास कम से कम 5 से लेके 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि स्टेप्स के ऊपर कितना फोकस है एनटीए का, राइट। तो उस तरीके से देख के जाइए, जहां जहां स्टेप्स आते हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप मेमोराइज करेगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि जब भी आपसे स्टेप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे तरीके से करेक्ट कर पाए, राइट। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता, देखिए ए कहाँ पे है, सीधा कर दीजिए, मेजरमेंट तो हो ही नहीं सकता। अब टेक करेक्टिव एक्शन क्या है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है, राइट, कि जब भी आप कंट्रोल करने जा रहे हैं लास्ट स्टेप करेक्टिव एक्शन होता है। तो सी लास्ट, सी फर्स्ट भी नहीं हो सकता, राइट। अब देखिए सी फर्स्ट है किसी जगह, हाँ यहाँ पे फर्स्ट है। डिलीशन मेथड देखिए आपका कितना काम आसान हो रहा है, यहाँ पे भी है बच्चा। अब आप खुद देखने की कोशिश करिए, हमने विदाउट अभी पूरे स्टेप्स पढ़े भी नहीं है, आपने डिलीशन मेथड से आंसर निकाल लिया, दैट इज ए। अब फिर भी अगर देखते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, सबसे पहले देखिए हम क्या करते होते हैं, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस जब भी आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने जाते हैं, प्लानिंग यूनिट में आप क्या कंपेयर करते हैं, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे 100 में से कितने मार्क्स वाला पर्सन पास कहलाएगा, कितने मार्क्स वाला पर्सन अगर मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन में आएगा, राइट। तो वो स्टैंडर्ड सेट की है, तो हमने स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड बनाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए बच्चों के स्कोर आए, किसी के 76 है, किसी के 30 आए, किसी के मान लीजिए 96 आए, राइट। अब इन तीनों को हमने क्या बोला, उनकी परफॉर्मेंस मेजर कर ली, ये सेकंड स्टेप है। फिर क्या करेंगे, कंपेयर ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। अब ये देखेंगे 76 का जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, पास वाला कौन सा, अब मान लीजिए 60 से ऊपर है, ये क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। ये 33 से क्या है, कम है, तो ये फेल है। अब ये 96 है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, राइट। तो हमने कितने स्टैंडर्ड्स बनाए, तो डी के अंदर ये आ गया। ई कौन सा आ गया, डेविएशन, देखिए स्टैंडर्ड से कितनी डेविएशन है। अब ये पर्सन फेल हो गया, कितने से फेल हो गया, 3 से, तो ये डेविएशन है। करेक्टिव एक्शन क्या है, इस बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, हम रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट करेंगे, राइट। रेमेडियल क्लासेस मतलब उस बच्चे को अच्छे तरीके से समझ कहाँ नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत रह रही है, तो वो क्या हो सकता है, करेक्टिव एक्शन। तो देख सकते हैं बच्चा, डिलीशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 21 बच्चा, विच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट मेक फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर। जैसे मार्केटिंग मिक्स बच्चा कहाँ से बना है हमारा, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। अब ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग हमें दिया किसने था, मकार्थी ने, राइट। मार्केटिंग के अंदर बड़े अच्छे स्कॉलर रहे हैं मकार्थी, उन्होंने 4 P's ऑफ मार्केटिंग दिया था। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों के चारों। अब यहाँ पे क्या बोला, ऐसी कौन सी एक्टिविटी इन चारों में से जिससे प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो कहाँ पे रहेगा, कस्टमर के पास अवेलेबल रहेगा। प्रमोशन के थ्रू रहेगा बच्चा, प्लेस के थ्रू रहेगा, प्राइस के थ्रू रहेगा, या प्रोडक्ट। इसको काट दो, इसको काट दो, अवेलेबल कहाँ पे मिलना चाहिए, एक जगह पे। अगर मान लीजिए आपको 20 रुपए का अगर लेस भी लेना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, रिटेलर पे। तो कस्टमर तक असेसिबल कैसे है, एक जगह पे वो है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट। तो हमारा जो 21 का सेकेंड ऑप्शन क्या गया बच्चा, दैट इज प्लेस इज नोन दी करेक्ट, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, राइट। ये किसने दिया था, मकार्थी ने, राइट। नेक्स्ट आ जाता है 22, विच क्वालिटी ऑफ ए लीडर रिक्वायर्स दैट ही शुड अंडरस्टैंड पीपल एंड मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशन विद दैम, राइट। ऐसी लीडर की बच्चा कौन सी क्वालिटी है जिससे हम कह सकते हैं उसके जो रिलेशन है उनके साथ कैसे है, अच्छे हैं, और लोगों को क्या करता है, समझता है, राइट। इनिशिएटिव लेना क्या समझना हो गया बच्चा, नहीं।
सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंटीग्रिटी। देखिए कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन स्टेज पे जा रहा है वो अच्छे तरीके से बोल पा रहा है तो उसकी सोशल स्किल्स भी अच्छे होंगे। सोशल स्किल मतलब लोगों के साथ उसका बिहेवियर कैसा, लोगों के साथ उसका कंडक्ट कैसा है, उन लोगों को साथ अच्छे तरीके से घुल मिल पाता है कि नहीं पाता। तो इंटीग्रिटी तो बच्चा एक करेक्टर के ऊपर, करेक्टर का एक पॉइंट है। बट जो सोशल स्किल्स है, सोशल स्किल्स का मतलब क्या है, आप जब भी एक क्राउड का हिस्सा बनते हैं तो वहां पे आप लोगों से कैसे मिलते हैं, उनके साथ कैसे घुल मिल जाते हैं, तो वो किसका पार्ट आता है, सोशल स्किल। आप किसी किसी पर्सन को बोलने देते हैं तो वो भी किसका पार्ट आता है, सोशल स्किल का। आप किसी पर्सन के पॉइंट को बीच में टोकते नहीं है, उसके पॉइंट को सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगेन वो किसका पार्ट आ जाता है, डिपेंड्स अपॉन योर सोशल स्किल। और हमेशा देखने की कोशिश करिए, बड़े सारे लोग कई बार बड़े अच्छे ओरेटर तो होते हैं, स्टेज पे जाके बोल लेते हैं, पर वो अच्छे तरीके से सोशल स्किल में अच्छे नहीं होते। तभी तो कई बार कहते हैं कि सोशल आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो 22 का फोर्थ क्या है बच्चा, हमारा राइट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ गया बच्चा, अगेन इसमें से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है, उसके फीचर्स आप देखने की कोशिश करिए कौन कौन से करेक्ट है, राइट। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। इट इज एन इंटरनल फीलिंग। क्या बच्चा लीडरशिप इंटरनल फीलिंग आती है कि अंदर से आज महसूस हो रहा है कि मैं लीडर हूं, ऐसा तो नहीं होता, राइट। अब देखिए इंटरनल फीलिंग नहीं कि ये क्वालिटी होती है, राइट। सिंपल वे में देखिए, बी क्या है, गलत हो गया। अब बी ढूंढिए जहां जहां गलत है। मान लीजिए चलो हमारे पास 4 में से एक तो कट गया, अब हमने देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ठीक है। ए सी डी है, ए एंड सी है, जहाँ सी एंड डी है, राइट। इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशन विद द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स, राइट। तो सी तो हो सकता है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, ए सी एंड डी, राइट। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, तो ऑब्वियसली बात है, तो हमारा जो बी है वो गलत है। बाकी सारे के सारे क्या है, एक लीडर का उसके फॉलोअर के साथ रिलेशन है तो भी तो उसके फॉलोअर उसको लीडर मानते हैं। अगर उसका रिलेशन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, तो उसको लीडर कैसे मानेंगे, राइट। देन इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ऑब्वियसली बात है कि जो पहले एक छोटा लीडर होता है फिर वो इवॉल्व करता है, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई लीडर है, पहले शायद एक डिस्ट्रिक्ट लीडर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लीडर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आइकन से स्टेट आइकन, फिर स्टेट आइकन से नेशनल आइकन, फिर नेशनल आइकन से ग्लोबल आइकन। तो आप देख सकते हैं वो ग्लोबल आइकन कैसे बनता है। तो ऑब्वियसली बात है तीनों की तीनों हमारे ऑप्शन करेक्ट है, ए सी एंड डी, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चा 23 के बाद 24th। अगेन देखिए बच्चा, फाइनेंशियल एम के ऊपर दो क्वेश्चन आए थे, उनका सेम क्वेश्चन, सेम उन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी 23 के सेट के अंदर। प्राइमरी एम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन एम क्या था, राइट। तो वही सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट बढ़ाना फर्म का, सेल्स बढ़ानी फर्म की, या शेयर होल्डर वेल्थ और मैक्सिमम नंबर ऑफ द कस्टमर ऑफ द फर्म। आप सभी को आंसर बिल्कुल पता है, सी इज द राइट आंसर, दैट इज थर्ड, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना। जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं हम चाहते हैं जो शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट और अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका क्या काम करना, हमने उसको बढ़ा के वेल्थ देनी, राइट। चलिए नेक्स्ट आ गया, आइडेंटिफाई द मार्केट दैट इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। देखिए मनी मार्केट के अंदर ऑब्वियसली बात है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा उठाते हैं। कैपिटल मार्केट को दो तरीके में बांटा जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी। अब आपको पता है जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने दी भी हुई है। मनी मार्केट डील्स इन दी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको पता है 1 साल से कम में पैसे उठाते हैं वो मनी मार्केट से उठा रहे हैं। वेर एज कैपिटल मार्केट डील्स इन बोथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, राइट। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल, और ऑब्वियसली बात है प्राइमरी में हम न्यू इशू की बात करते हैं, बट सेकेंडरी में हम किसकी बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ गया बच्चा हमारे ह्यूमन सोर्स का पार्ट आ जाता है। 26 क्वेश्चन है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। देखिए रिक्रूटमेंट के बच्चा दो तरीके होते हैं, जा तो हम एक्सटर्नल हायर करते हैं, जा तो हम क्या करते हैं, इंटरनल हायर करते हैं। जब भी ये कंपनी होती है, जा तो जो उसके पास ऑलरेडी करंट एम्प्लॉयज होते हैं उन लोगों को प्रमोट करके ऊपर वाली पोजीशन पे भेज देती है, जहाँ तो जो पोजीशन वेकेंट होती है उस पोजीशन के लिए किसी बाहर से किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं, या किसी और कंपनी से उसको हायर कर सकते हैं, राइट। तो वो पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जो नहीं आते। अब देखिए कई बार बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्वेश्चन पढ़ते टाइम वो गलती हो जाती है। वो कैसे, वो ये डू नॉट इंक्लूड नहीं पढ़ पाते, राइट। तो जब भी ये नॉट वाले क्वेश्चन हो बच्चा, आप हमेशा ये देखा करो, इसको काट दो मान लो, राइट, इसको काट दो। आप ये देखो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन कौन से आते हैं, पहले वो देखो।
पहले वो काट दो, ऑब्वियसली बात आंसर हमारा आ जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सिंग और रिक्रूटमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट। हम क्या करते हैं एज अ कंपनी, इन्फोसी किसी मान लीजिए Naukri.com को बोल रही है कि हमारे पास पर्सन भेजो, राइट। तो Naukri.com से पर्सन को लेना किस में आएगा, एक्सटर्नल में आएगा, बिल्कुल आएगा। कैजुअल कॉलर, कैजुअल कॉलर कौन से होते हैं, जो कंपनी में डायरेक्ट फोन करते हैं कि आई हैव डन दिस मच डिग्री, तो क्या आपके पास पोजीशन है इस पर्टिकुलर पोजीशन, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो अगर अवेलेबल है तो वो क्या हो गया, वो बाहर से कॉल कर रहा है ना कि अंदर से। तो हमारा बी भी क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देन क्या गया, ऐड देना। ऐड किस लिए देते हैं, क्या हम अपने अंदर वाले इंप्लॉयज को ऐड देते हैं कि प्रमोशन के लिए हम ऐड दे रहे हैं तब जाके आप प्रमोट होगे, नहीं। तो 3 1 2 3, अब आप देखते हैं बैंकिंग एग्जाम की ऐड निकलती है, राइट। आप यूपीएससी की ऐड देखते हैं तो वो कौन सी, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब भी आपके पास बच्चा ये डू नोट वाले क्वेश्चन है, पहले उन चीजों को ढूंढो जो हमारे पास ऑलरेडी है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सी है, ए भी है, बी भी है और डी भी है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली क्या है, डू नोट। तो ऑब्वियसली बात है, तो हमने क्या किया, हमने ए बी डी आइडेंटिफाई कर लें, तीनों को काट दो, अब ये ढूंढो, डू नोट पूछा है तो उसका ऑपोजिट सीई क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपसे डू नोट वाले क्वेश्चन पूछे जाएं, उसकी बजाय वो ढूंढो जो है, वो ढूंढ लिए तो उसका ऑपोजिट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। तो सीई किस में मिल रहा है, थर्ड में, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होती है और इंटरनल क्या होती है। एक्सटर्नल क्या होते हैं, जो कंपनी के बाहर से लोगों को हायर करें तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। जो कंपनी के इंटरनल हो, इंटरनल कैसे, ट्रांसफर करी मैंने, मान लीजिए दिल्ली की ब्रांच से किसी पर्सन को बेंगलोर भेज दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है। प्रमोशन, किसी पर्सन को मान लीजिए मैनेजर से मैंने सीनियर मैनेजर बना दी, तो वो गेन क्या है, रिक्रूटमेंट है, बट वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है। मैंने सीनियर मैनेजर की पोजीशन खाली थी, इसलिए मैंने मैनेजर की पोजीशन को वेकेंट करके क्या कर दिया, सीनियर मैनेजर बना दी, तो वो भी किसका पार्ट है बच्चा, हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट का, राइट। तो सी एंड डी इज द राइट आंसर। चलिए अगेन बच्चा, फिर हमारे पास मैच दी कॉलम वाला ऑप्शन आया 27। तो हमारे से पूछा गया जॉब इनरिचमेंट क्या होती है, क्लाइमेट क्या होता है, लिजाज फरारी क्या होता है और ग्रेप वाइन क्या होता है। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर सिंपल वे में से चलते हैं, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन का बच्चा दूसरा नाम क्या होता है, आपने कम्युनिकेशन के अंदर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर दो कम्युनिकेशन आते थे। पहला कम्युनिकेशन आता फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा कम्युनिकेशन आता था इनफॉर्मल, राइट। तो ग्रे वाइन को क्या बोला जाता है बच्चा, हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फोर्थ का टू आ गया। जैसे मैंने आपको टेक्निक सिखाई हुई है कि आप ये ढूंढे डिलीशन मेथड, अब टू कहाँ पे है, डी का फोर्थ का, डी का टू कहाँ पे है, दो ऑप्शन में है, 2 और 4 में। तो ऑब्वियसली बात है हमारा फर्स्ट कट गया और हमारा बच्चे क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन कट गया, तो हो गया। अब जो लजाज फरारे है बच्चा, वो एक लीडरशिप की थ्योरी है। लजाज फरारे के अंदर, लीडरशिप के अंदर, थ्योरी के अंदर क्या थी कि आपको किसी पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है उसको क्या करना है। लजाज फरारे के अंदर क्या है कि किसी पर्सन के पास फ्रीडम है, उसको किस तरीके से करना है, उसको पता है कि उसके टारगेट्स, उसके गोल्स उसको खुद मोटिवेट करेंगे ताकि लोगों को आगे काम कराया जा सके, राइट। तो इन तीनों में देखिए लजाज फरारे का लीडरशिप स्टाइल क्या है, थर्ड। तो इसका सेकेंड है, उसका क्या है हमारे पास थर्ड। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सी का क्या आ गया, 1 और यहाँ पे थर्ड, तो हमारे को दिख गया है कि हमारा जो 27 का फोर्थ क्या है, राइट आंसर है। देखिए मैंने आपको डिलीशन मेथड यूज करके बताया और आप देख सकते हैं हमें ज्यादा एफर्ट डालने की कई बार जरूरत पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, आपको अगर ऑप्शन आइडेंटिफाई करने आ गए तो आपका काम वैसे ही आसान हो जाएगा, राइट। तो जैसे हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं बच्चा, यहाँ इसका ऑप्शन क्या आ गया, सेकेंड, इसका ऑप्शन क्या आ गया, थर्ड। अब जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स बच्चा, जब आप पढ़ेंगे जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलार्जमेंट, राइट। जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट में सिंपल सा डिफरेंस होता है। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब क्या है कि कोई पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर जॉब पे है, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे है, उस पर्सन की ड्यूटीज बढ़ा देना, राइट। ड्यूटीज बढ़ाने का मतलब, पहले अगर वो 5 घंटे काम करता है 5 घंटे ही काम करेगा, बट 5 घंटे में पहले वो एक ब्रांच को देख रहा था, वो एक ब्रांच के साथ साथ किसको देखेगा, दो ब्रांचेस को देखेगा, तो वो क्या होगा बच्चा, जॉब इनलार्जमेंट। मतलब कि पहले वो एक डिपार्टमेंट को डिक्टेट करता था, अब दो डिपार्टमेंट्स को डिक्टेट करेगा, वो इनलार्जमेंट हो गया। इनरिचमेंट का मतलब क्या होगा, एक टाइप ऑफ प्रमोशन होता है, एक टाइप ऑफ एम्पावरमेंट होता है। जब आप पर्सन को, आप खुद देखने की कोशिश करो, इनरिचमेंट मतलब उसकी जॉब का नेचर बढ़ा दिया, उसकी जॉब को और अच्छा कर दिया। और अच्छे का मतलब क्या है कि वो रखा मैनेजर पर उसको सीनियर मैनेजर वाली फैसिलिटीज दे दी, सीनियर मैनेजमेंट वाली पावर दे दी, तो वो एनरिच भी हो गया। सीनियर मैनेजर की उसको पोजीशन भी मिल गई, पोजीशन नहीं मिली सॉरी, पोजीशन के साथ साथ जो जो उसको पर्क्स मिल रहे थे, जो जो उसको बेनिफिट मिल रहे थे, वो जॉब एनरिचमेंट में यूज कर रहा है, राइट। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे ए जॉब एनरिचमेंट का आ गया हमारे पास फोर्थ, क्या लिखा आ गया, कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, मतलब कि उसको बहुत अच्छे तरीके से काम करने को दिया जाए, वो आ जाता है जॉब एनरिचमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब
एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ के अंदर काम करने के लिए हमारे को किस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है, राइट। तो वो किसके अंदर आ गया, इंडिकेट्स द करेक्टर विच डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली बात है 4132 इज द राइट आंसर फॉर द 27th क्वेश्चन, राइट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चा, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉइज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए इंटरव्यू तो नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है। जब भी हम किसी पर्सन को वर्टिकल ट्रांसफर करते हैं प्रमोशन कहते हैं, राइट। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना रहे हैं, तो आपको पता है जहाँ तो हम इस लेवल से इस लेवल में शिफ्ट करेंगे, राइट। जब हम वर्टिकली शिफ्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज प्रमोशन। मतलब कि आपने मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाया तो उसको क्या बोला जाता है बच्चा, प्रमोशन, राइट। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। 29 चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प एम्प्लॉय ग्रोथ, राइट। ऐसी कौन सा प्रोसेस है जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट एम्प्लॉय ग्रोथ, ऐसे कौन से प्रोसेस को हम बोलेंगे जिससे हम एम्प्लॉयज की ग्रोथ पे फोकस करें। क्या हम उनको एडमिशन दिलवाएंगे कॉलेज के अंदर, बिल्कुल नहीं, राइट। क्या हम उनको ट्रेनिंग देंगे, क्या हम उनको एजुकेशन ट्रेनिंग देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो एम्प्लॉय की ग्रोथ में काम है। तो वो क्या आएगा बच्चा, हमारे पास डेवलपमेंट। उनको डेवलप कैसे करेंगे, उनको अच्छे तरीके से ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए किसी मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाना है तो उसको चैलेंजेस भी वो देंगे, उसको प्रॉब्लम्स भी वही देंगे, उसको टीम बनाने के काम भी वही देंगे, उसको एक डिपार्टमेंट की जगह डिपार्टमेंट भी दो देंगे, क्योंकि सीनियर मैनेजर का काम ही दो डिपार्टमेंट को संभालना है, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है 30th, आइडेंटिफाई दी फॉर दी फॉलोइंग हुज ओवर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेबी फंक्शन। बोला क्या जा रहा है कि बच्चा जो हमारा सेबी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर बिल्कुल नहीं, होम अफेयर नहीं। होम अफेयर मान लीजिए सिक्योरिटी का काम करेंगे हमारी इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर। एक्सटर्नल अफेयर जियो पॉलिटिक्स के ऊपर मैनेज करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंस के रिलेटेड जो भी सारे काम है वो किसके अंदर आते हैं, वो सेबी को रेगुलेट करने के अंदर काम आते हैं, राइट। कि किसके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, राइट। और ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट है उसके अंदर निर्मला सीतारामन जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को संभालते हैं अच्छे तरीके से, राइट। चलिए 31st क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, प्लानिंग इज परवेसिव। आई होप पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किया वहां पे परवेसिव को हमने एक्सप्लेन करा था। परवेसिव क्या होता है बच्चा, इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स एंड इट इज अवेलेबल एट एवरी लेवल, राइट। परवेसिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हर एक जगह पे एग्जिस्ट करती है, राइट। प्लानिंग को परवेसिव क्यों कहेंगे, इट इज रिक्वायर्ड टू सेट स्पेसिफिक गोल्स, नहीं स्पेशल गोल को नहीं आज हम अचीव कर रहे हैं। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए परवेसिव का मैंने हमेशा बच्चे अगर आपने मतलब याद कर लिया, बस आपको ये वर्ड ढूंढने की जरूरत है, ऑल। तो परवेसिव का मतलब है हर एक जगह पे हर एक लेवल पे काम आने वाली चीज को क्या कहते हैं, परवेसिव, ठीक है। इट इज फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग नहीं, इट ले डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं। बस आपको जहां पे वर्ड आपको परवेसिव दिखे उसका मतलब क्या है, इट प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स एंड इट इज नीड एट ऑल कंडीशन, राइट, सिंपल वे में। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ जाता है बच्चे हमारा करेक्ट, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट क्या आ गया, आइडेंटिफाई द ट्रेंड in stock market when the equity shares are more easily sold even at higher prices। मतलब कि जब मार्केट बढ़ रही होती है उस समय भी अगर आप शेयर बेच देते हैं तब भी इजीली बिक जाए तो उसको क्या कहते हैं। अब आप सभी को पता है, सभी बच्चों को आज के टाइम पे काफी अच्छा स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रहता है। तो ऑब्वियसली बात है बीरिश रन बुलिश रन आप सभी को पता है। मार्केट नीचे आता है तो उसको बीरिश कहते हैं, बुलिश जब मार्केट क्या करता है बच्चा, ऊपर जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम हायर प्राइस पे भी शेयर बेचते हैं तो उसको कौन सा रन कहते हैं, बुलिश रन कहते हैं, राइट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 33 क्या, विच टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। देखिए फ्योल का और हेनरी फ्योल और टेलर की थ्योरी को अगर आप अच्छे तरीके से कंपेयर करके जाएंगे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास चार लोग हैं, ठीक है। अब एक पर्सन ये है 1 और ये एक पर्सन 2 है, ठीक है। अब ये इसको भी डिक्टेट कर रहा है, इसको भी डिक्टेट कर रहा है, इसको भी डिक्टेट कर रहा है। अब क्या होता है, दूसरे भाई साहब आते हैं हमारे सेकंड वाले, वो इसको भी डिक्टेट करें, इसको भी डिक्टेट करें, इसको भी, इसको भी। अब आप खुद सोचिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दो लोग कमांड करने वाले आ जाएं तो जो हमारे एम्प्लॉयज है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, किसकी बात सुने किसकी बात को काटें। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, सफर हो रहा है। तो उसमें से पूछा गया कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे यूनिटी ऑफ कमांड हमें समझ आ रहा है वायलेट करता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ पर्सन का, राइट। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करें टाइम स्टडी। देखिए टाइम स्टडी का इससे कोई रिलेशन नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क, स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क क्या होता है कि काम को बिल्कुल एक मेंटेन रख के करना, कि अगर यहाँ पे 100 आउटपुट आते तो 100 आउटपुट ही आएगी, कोई भी पर्सन आके करे 100 आउटपुट ही आएगी, राइट। फंक्शनल फोरमैनशिप, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कह रहा था, जो हमारे टेलर भाई साहब थे वो क्या कहता है कि हर एक पर्सन है उस फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे, राइट। अगर मान लीजिए ये एक, मान लीजिए सेल्स का फंक्शन मैंने बनाया, राइट, सेल का फंक्शन बनाया, ठीक है। अब ये 3 एम्प्लॉई है। अब यहाँ पे मार्केटिंग है, राइट। अब मान लीजिए सेल्स वाले इसकी सुन रहे हैं, इसकी सुन रहे हैं, इसकी सुन रहे हैं, इसकी सुन रहे हैं, इसकी सुन रहे हैं। अब मान लीजिए ये कह रहा है कि जिसका काम फंक्शन है वही काम करेगा। अब मान लीजिए हमारी मेन गोल क्या है, कंपनी को हम अपना टारगेट हिट करवाना चाहते हैं, पर कंपनी टारगेट तभी हिट करेगी जब सारे यूनिटी ऑफ कमांड के साथ चलेंगे। बट फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है कि हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन चेन हो, ताकि दूसरा पर्सन उसके अंदर इंटरटेन ना करे। अब यहाँ पे देखने की दिक्कत है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि वहां पे जब भी आप किसी को बताएं एक ही बात करें, राइट, कि कौन सा गोल अचीव करना है, मेन टारगेट को हिट करना है। जब यहाँ पे कंप्रोमाइज करेंगे तो हमारी यूनिटी ऑफ कमांड भी क्या कर जाती है बच्चा, सफर कर जाते हैं। तो इसलिए जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल था, ये क्या करता है हमारे को, इसको नेगेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को, राइट। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखा, स्टैंडर्डाइज वर्क का कोई काम नहीं है, टाइम स्टडी का कोई काम नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का कोई काम नहीं है। फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है, हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए हर एक कम्युनिकेशन चेन बनाओ। तो अब इतनी कम्युनिकेशन चेन बना दोगे तो ऑब्वियसली बात है यूनिटी कहाँ रहेगी, हर एक पर्सन अलग अलग बात ही करेगा, राइट। चलिए 34th क्या है, देखिए बच्चा, सीक्वेंस का मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन में से आराम से। फर्स्ट 5 स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग कैसे करेंगे, देखिए एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड सिलेक्शन। देखिए सबसे पहले जब आप स्टाफिंग में स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कहाँ से शुरू करेंगे, सॉरी रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। आप पहले क्या देखेंगे बच्चा, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट, राइट। जब स्टाफिंग स्टार्ट करनी है तो ऑब्वियसली बात है पहले आप ये देखेंगे हमें किस डिपार्टमेंट में 50 लोगों की जरूरत है, राइट। ऑब्वियसली बात है कि हमें ये पहले देखना पड़ेगा कितने लोगों को हायर करना है, रिक्रूटमेंट थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ए, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब आप ये देखिए ए कहाँ पे मौजूद है, देखिए डिलीशन यहाँ पे कई बार खत्म भी हो गया। अब यहाँ पे ए सारी जगह है तो ऑब्वियसली बात हम डिलीट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं डिलीशन मेथड नेक्स्ट ऑप्शन में काम आता है जब हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट काम कर रही कि भैया कि 50 इंप्लॉइज चाहिए, तो 50 इंप्लॉइज के लिए हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्लेसमेंट देंगे, ओरिएंटेशन देंगे, सिलेक्शन नहीं, हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, ऐड देंगे, राइट, इंप्लॉइज के लिए, ताकि लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें उस पोजीशन के लिए। तो कैसे करेंगे, जहाँ तो हम न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, हम बड़ी सारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, इस पोजीशन के लिए हमारे को लोग चाहिए, प्लीज सेंड दिस पर्सन, राइट। तो ये रिक्रूटमेंट है। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या क्या बच्चा, ए, नेक्स्ट स्टेप क्या, बी। अब देखिए ए बी कहाँ पे मिल रहा है, देखिए अब ए बी पहले 3 में है, फोर्थ में नहीं है, हम कट कर सकते हैं। अगर हमने रिक्रूट कर लिया तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको सिलेक्ट भी तो करेंगे। अब मान लीजिए हमारी कंपनी में पोजीशन है 2, अप्लाई करा 15 ने, तो ये रिक्रूटमेंट में हमारे पास पूल बन गया, तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, 2 को। तो थर्ड स्टेप क्या आएगा बच्चा, सिलेक्शन। तो ए बी ई। अब आप देखिए डिलीशन मेथड इस्तेमाल हो रहा है बच्चा, ए बी ई यहाँ पे आ गया, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ट्रेनिंग इसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली बात है उनको क्या करेंगे, हम प्लेस करेंगे। आप कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, कौन सी सीट पे बैठेंगे, किस पर्सन को रिपोर्ट करेंगे, वो किसका पार्ट है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और लास्ट स्टेप क्या गया बच्चा हमारा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एट लास्ट आप उसको क्या करेंगे, कंपनी की पॉलिसी समझाएंगे, कंपनी की पॉलिसी के बारे में अपडेट करेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे कि किस तरीके से आप कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होता है बच्चा, करेक्ट, राइट, ए बी ई डी ई सी, राइट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज कंसिडर्ड एज अ रिस्क टेकर। ऑब्वियसली बात है हमारा लास्ट जो चैप्टर आता है हमारे बिजनेस स्टडीज का 13 चैप्टर, वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट। तो एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है, जो रिस्क लेने से कभी भी क्या है बच्चों, घबराता नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो रिस्क टेकर कौन होता है हमारा, एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल सिंपल, बुक की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था।
36 क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट organization should have a chain of authority and communication that runs from the top to bottom and should be followed by the manager and subordinates। मतलब कि यहां से कम्युनिकेशन चला टॉप से, राइट, यहां पे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो इस तरीके से चले, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज नहीं। हम बात बच्चे यहाँ पे किस चीज की कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की, राइट। हम बात किस चीज की कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है हमेशा, स्केलर चेन, स्पिरिट द कॉप्स, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, राइट। अब देखिए इसमें हमारे पास आएगा स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन एक ऐसा प्रिंसिपल था जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में था, तो उन्होंने क्या बोला, यूनिटी ऑफ कमांड तभी बन पाएगी जब हम ऊपर से लेके चलेंगे, सारे का सारा चैनल डेवलप हो पाएगा। तो यही कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पर्सन किसको डिक्टेट कर रहा है, कौन सा पर्सन किसको काम असाइन कर रहा है, राइट। तो ये आ जाता है हमारा स्केलर चेन के अंदर, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन का कोई काम नहीं है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब वैसे ये होता है कि जब भी एक एम्प्लॉय कंपनी में काम करने आता है, अपना इंटरेस्ट नीचे दबा के रखे, पहले किसका इंटरेस्ट के बारे में काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में काम करे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपना फुलफिल हो जाएगा, राइट। चलिए तो थर्ड आंसर हमारा करेक्ट है बच्चा। नेक्स्ट आ जाता है 37, राइट। अरेंज दी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब कि जब एक प्रोडक्ट बनता है तो वो कहाँ से शुरू होता है, राइट। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाने वाला कौन है हमारे पास, प्रोड्यूसर। अब सिंपल वे में आप ये देखिए, अगेन डिलीशन मेथड यूज हो रहा है बच्चा, डी कहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे, तो आपका सीधा आंसर देखिए डी से आपने शुरू किया, आपका बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, राइट। पहले प्रोड्यूसर बनाता है, फिर प्रोड्यूसर से कहाँ पे जाता है, होलसेलर, फिर होलसेलर से किसके पास जाता है, रिटेलर, फिर किसके पास जाता है बच्चा, कंज्यूमर, राइट। DCBA इज द करेक्ट आंसर। पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर मैन्युफैक्चरर उसको होलसेलर के पास भेजता है, वो और कम क्वांटिटी में खरीदता है। होलसेलर के बाद किसके पास जाता है, रिटेलर के पास, वो और कम क्वांटिटी में खरीदता है, राइट। फिर रिटेलर किसको देता है, कंज्यूमर, वो शायद एक यूनिट लेके आता है, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है काम करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ गया बच्चा हमारे पास 38। अब आप ये देखने की कोशिश करेगा बच्चा, जितने भी आप 50 यूनिट्स को आप अटेम्प्ट करते हैं, आप अगर पेपर को एनालाइज करते हैं बड़े सारे स्टूडेंट्स, तो आप देखिए 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 5-5 के सेट्स के ऊपर। एक आपको केस दिया जाएगा, उस केस में से आपको 5 क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। तो आपके सामने मैं 2 केस ऐसे प्रेजेंट करूंगा जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, केस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा, तब जाके आप आंसर को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। लेट मी रीड इट फॉर यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है, इसके बच्चा 5 क्वेश्चन होंगे 42 तक, अच्छे तरीके से समझेगा। रोहन इज द हेड बॉय ऑफ द एथोस पब्लिक स्कूल, राइट। देन क्या है, द स्कूल इज गोइंग टू होल्ड ए कोविड वैक्सीनेशन कैंप फॉर द स्टूडेंट ऑफ द एज ग्रुप 12 टू 14 ईयर्स, राइट। तो एक स्कूल जो है कोविड वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है इन द मंथ ऑफ मई, राइट। द इंटायर प्रेफेक्टोरियल बोर्ड ने क्या किया, गिवन द ड्यूटीज ऑफ फॉर द इवेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द रोहन, राइट। जो हमारा परफेक्टोरियल बोर्ड था उसने रोहन को इसका जिम्मा दिया। क्या करा, रोहन ने शॉर्ट लिस्टेड दी फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब रोहन ने क्या किया बच्चा, सारी एक्टिविटीज को बनाया, क्या बनाया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द वैक्सीनेशन अंडर 12 टू 14 ईयर्स ऑफ एज। अब सबसे पहले पता है, अब स्कूल में तो बड़े सारे बच्चे हैं, 12 से कम भी है और 14 से बड़े भी हैं, पर वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किसके लिए हो रहा है बच्चा, 12 से 14। तो सबसे पहले रोहन ने क्या किया, उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जो 12 से 14 साल के अंदर है, राइट। तो पहला, सेकंड क्या करा, उन बच्चों को क्या किया, ऑब्टेनिंग आधार कार्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑन द कोविड वैक्सीनेशन ऐप, राइट। तो उन बच्चों का आधार कार्ड लिया ताकि वो कोविड वैक्सीनेशन ऐप पे ऊपर क्या कर पाए, रजिस्टर कर पाए, राइट। देन थर्ड उनसे क्या लिया गया बच्चा, उनकी कंसेंट ली गई उनके पेरेंट्स की, कि इनके ऊपर हम वैक्सीनेशन आज कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इनके ऊपर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, तो क्या आप कंसेंट देते हैं, जिन पेरेंट्स की कंसेंट आई उन्होंने हाँ बोला होगा, राइट। देन ही फर्दर डिवाइडेड द एग्जीक्यूशन पार्ट, जब वैक्सीनेशन लगनी थी उसने क्या किया, लेटर ही ग्रुप द सिमिलर nature of activities into different unit, then he allocated these to the different perfects। देखिए perfects को आप अगर नहीं समझते तो सेक्शन मान लीजिए, राइट, under his perceptual board, right। Thereafter he devised a computer software where each perfect
was supposed to entertain his data of vaccination for further submission to the school headmistress। मतलब कि उसने क्या किया, ये सारी की सारी एक्टिविटीज को अलग अलग कर लिया। पहली एक्टिविटी क्या थी, बच्चों को क्या किया, देखा 12 से 14 साल के कौन से, ये अलग एक्टिविटी बना ली। दूसरा क्या किया, उसने आधार कार्ड वाली अलग एक्टिविटी बना ली। थर्ड कौन सा करा बच्चा, कंसेंट लेटर लिए उसका अलग बना ले, जिनकी कंसेंट आ गई जिनकी कंसेंट नहीं आई, राइट। तो ये 3 काम किए। फिर उसने लास्ट में क्या करा, एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर का काम क्या था, जो बच्चों की वैक्सीनेशन लग चुकी है उन बच्चों को अपना डेटा पंच करना है, कहाँ पे, उस सॉफ्टवेयर में, ताकि वो हेड मिस्ट्रेस को बता सकें कि इन इन बच्चों की वैक्सीनेशन जो लगी है उसका ये सर्टिफिकेट नंबर है, राइट। अब देखिए इस पूरे केस के ऊपर बच्चा 5 क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। डैश इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव पैसेज। अब ये सारे के सारे फंक्शन में उसने क्या किया, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करा, इन अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग हिस्सों में बांटा। क्या वो प्लानिंग में आता है बच्चा, डायरेक्टिंग में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है, या स्टाफिंग में। देखिए कोई पर्सन को हायर नहीं किया स्टाफिंग काट दो, क्या उसने प्लान किया क्या करना है, प्लान तो पहले ही हो चुका है कि हमने वैक्सीनेशन लगवानी है। प्लानिंग के लिए उसने क्या किया, क्या डायरेक्टिंग किया, किसी को कोई डायरेक्ट नहीं किया, क्या किया बच्चा, ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए वैक्सीनेशन कैंप का प्लान हो चुका है, राइट, कहाँ से आना है वो सब कुछ हो चुका है। अब इस पर्सन ने क्या करना था, 12 से 14 साल के लोगों को आइडेंटिफाई करना था। तो वो किसका पार्ट हुआ, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन किसका पार्ट होता है बच्चा, ऑर्गेनाइजिंग का, राइट। तो इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन दी वेब पैसे। तो इन्होंने इसने ये 3 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, 1 2 एंड 3। तो ये किसका पार्ट आ जाता है बच्चा, ऑर्गेनाइजिंग का। जब हम अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग हिस्सों में बांट दें उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। आई होप आपने ये केस पढ़ा हो, राइट। दोबारा एक केस पढ़ते हैं सेम, राइट, जिन बच्चों को आप पढ़ सकते हैं आराम से। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, इस केस पे बेसिस पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगेन, रोहन हैज शॉर्टलिस्टेड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई द हाईलाइट इन द वेब प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि रोहन हैज शॉर्टलिस्टेड द एक्टिविटी, क्या उसने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए बच्चा, उसने जो भी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की उसका नाम रखा गया रोहन हैज शॉर्टलिस्टेड द फॉलोइंग। क्या इस लाइन का मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करना, नहीं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है। आइडेंटिफाई दी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्या उसने कोई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बनाया कि क्या करें। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, क्या उसने किसी को काम आइडेंटिफाई असाइन किया है, नहीं। शॉर्ट लिस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज, मतलब शॉर्ट लिस्ट मतलब अलग अलग किया है, राइट। तो वो किसका पार्ट आता बच्चा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। 3 काम उसने किए, 12 से 14 साल के लोगों को आइडेंटिफाई किया बच्चों को, फिर उन बच्चों के लिए क्या किया, उस बच्चे ने, बच्चे 12 से 14 साल के जो बच्चों को लगना है, राइट, उनके बच्चों पेरेंट्स का कंसेंट लिया, और पेरेंट्स के कंसेंट लेने के साथ साथ क्या किया, उन बच्चों को बोला कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप बच्चा अपलोड करिए अपना जो भी डेटा है, जिन्होंने पंच करने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, ताकि वो हेड मिस्ट्रेस को रिपोर्ट कर पाए। इन 3 4 एक्टिविटीज को जो भी रोहन ने सेग्रीगेट किया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई किया कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे आएगी, और डिवीजन ऑफ दी वर्क, राइट, सबसे पहले। चलिए, अगर सेम क्वेश्चन उसी पैसेज के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्या है, आधार कार्ड लिया, स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल है वो पता किया, और कंसेंट ली। ये हमारा पैसे था बच्चा। इसी के ऊपर 40th क्वेश्चन फिर है, लेटर ही ग्रुप द सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटी इनटू डिफरेंट यूनिट। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटी थी उनको अलग किया, प्लान को इंप्लीमेंट किया। एक्चुअल परफॉर्मेंस बच्चा, परफॉर्मेंस वर्ड तो हम कहाँ पे आते हैं, कंट्रोलिंग में, तो ये तो काट दो। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, क्या उसको कोई दिक्कत आई जिसके कारण उसने अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, नहीं, बिल्कुल। प्लान को इंप्लीमेंट किया, डिपार्टमेंटाइजेशन किया। क्यों, क्योंकि उसने सिमिलर नेचर की एक्टिविटी को एक में रखा, दूसरी को दूसरे में रखा, तीसरी को तीसरे में रखा। तो उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चा, डिपार्टमेंटाइजेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम उसको दो, दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरे को दो, तीसरे का तीसरे को, तो उसको क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटाइजेशन। तो 40th क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चा हमारा, थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। सेम पैसेज के ऊपर बच्चा हमारा 41st क्वेश्चन है। देन ही एलोकेटेड दीज टू डिफरेंट परफेक्ट्स अंडर हिज परफेक्टोरियल बोर्ड। तो उसने क्या किया, इन एक्टिविटीज को डिफरेंट परफेक्ट्स को दिया काम। तो विच स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज डिस्कस इन दीज लाइन, मतलब उसने क्या किया बच्चा, एलोकेट किया। मैंने बताया भी था पहले आपको, जब काम को एलोकेट करते हैं उसके अंदर क्या आता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, डिवीजन ऑफ द एक्टिविटीज। देखिए डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज हमने कर लिया डिपार्टमेंट में, फॉलो अप एक्शन लिया, नहीं, क्या किया, एलोकेट करने का मतलब क्या होता है, असाइन करना। तो हमने उन काम को क्या किया बच्चा, असाइन किया डिफरेंट डिफरेंट परफेक्ट्स को, राइट। तो इसको क्या बोला जाएगा, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज, राइट।
इसी पैसेज के बच्चा लास्ट क्वेश्चन है 42nd। देर आफ्टर he devised a computer software where each prefect was supposed to enter his data of vaccination for the further submission to the school headmistress। क्या बोला? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया एक परफेक्ट का, वेयर ईच परफेक्ट वॉज सपोज टू एंटर हिज डेटा फॉर ए वैक्सीनेशन। जो हमने डिस्कस क्या किया था कि सेम परफेक्ट को बनाने के बाद एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डेटा क्या करना, पंच, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉलोअप एक्शन है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कोरेक्टिव एक्शन है। देखिए कुछ गलत तो हुआ नहीं, करेक्टिव एक्शन को काट दीजिए। ड्यूटीज को साइन किया नहीं, वो पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी साइन की, राइट। तब ये कौन सा एक्शन लिया गया? इस्टेब्लिशिंग दी रिपोर्टिंग। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन निभाते हैं, आप किसी को काम देने के साथ उसको ये बोलते भी हैं कि कल को जो मैंने आपको काम दिया आप उसको जरूर रिपोर्ट करिएगा। तो वो किसके अंदर आ गया बच्चा? इस्टेब्लिशिंग दी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, राइट। तो सेकंड इज द राइट आंसर बच्चा, राइट। अब ये बच्चा हमारे पास आ जाता है थर्ड सेकंड पैसेज, जिसके ऊपर हमारे 5 क्वेश्चन डिसाइडेड हैं। देखिए अब ये क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling, right? The enterprise resources efficiently and effectively, right? For achieving the goals of organization. So effectiveness in the management concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. Effectiveness को explain किया। Efficiency क्या होती है? Efficiency means doing the task correctly with the minimum cost and answer the following question from the above case, right? देखिए बच्चा यहाँ पे दो कंसेप्ट के बारे में बात की गई है, एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी। अगर आपको डेफिनेशन से नहीं समझ आ रहा, मैं बिल्कुल सिंपल वे में से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको अमेजोन ने आपने आज ऑर्डर प्लेस किया। आज ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या है कि वो 5 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज डेट है हमारे पास 13 अप्रैल, राइट। मान लीजिए 13 अप्रैल को आपने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने बोला कि आपका जो ऑर्डर है 20 अप्रैल को आ जाएगा, राइट। अब देखिए 20 अप्रैल को आपका ऑर्डर नहीं आया, वो ऑर्डर कब आ गया? 18 अप्रैल को आ गया। तो देखिए उन्होंने डेट दी थी आपको 20, तो आपको कम टाइम में पहुंचा दिया। कम टाइम पे 18 तारीख को आपका ऑर्डर पहुंचा, पर जो आपने जो ऑर्डर मंगवाया था, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फोन मंगवाया था, कुछ और ऑर्डर आ गया पर आया 18 अप्रैल को, तो उस चीज को क्या बोलेंगे बच्चा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम रिसोर्सेज के अंदर जब आप काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट सिस्टम है, राइट। अब ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि आपका फोन आया या कुछ और चीज आई, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। कोई भी काम को करते हैं कम रिसोर्स में। रिसोर्स का मतलब टाइम भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है। जरूरी नहीं सिर्फ टाइम कम हो, रिसोर्स में लोग भी आ सकते हैं, रिसोर्स में पैसा भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, राइट। तो मान लीजिए अमेजोन ने आपका ऑर्डर 20 की जगह का प्लेस किया, 18 को आ गया, तो वो क्या हो गया? एफिशिएंट, बट इफेक्टिव नहीं है। क्यों? इफेक्टिव क्या होता है? जो चीज आपने मंगाई वही आनी चाहिए, उसको बोलते हैं इफेक्टिविटी। मतलब कि अगर आपने फोन मंगवाया, अगर आपको फोन आता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? इफेक्टिविटी। एफिशिएंसी क्या होता है? कम रिसोर्स में जब आप काम को फुलफिल करते हैं। तो अगर आपका ऑर्डर 20 को आना था, अगर आपका ऑर्डर 20 को ही आया और फोन ही आया, तो वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। पर अगर आपका ऑर्डर 20 अप्रैल की बजाय 22 अप्रैल को आता है, एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होगी। पर अगर 22 को आपका ऑर्डर फोन आता है तो वो क्या हो गया बच्चा? इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कम टाइम में नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम में ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करके क्या किया? डिलीवर किया। और अगर मान लीजिए 22 को भी अगर प्रोडक्ट आता है पर फोन नहीं आता और लेट भी कर दिया और फोन भी नहीं आया, तो क्या हो गया? इफेक्टिव भी नहीं है और वो एफिशिएंट भी नहीं है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन की पॉलिसी के तहत एक ऑर्डर के तहत एफिशिएंट क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। तो इन चीज़ को समझ के बच्चा आंसर करिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? डैश डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। कौन सी चीज बताती है कि हमें क्या एक्टिविटीज करनी है और कौन से रिसोर्स की चाहिए। अब सिंपल सी चीज है, जब भी आप काम को शुरू करते हैं तो ये तो प्लानिंग में पता चलता है बच्चा कि ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कंट्रोलिंग में, क्या डायरेक्टिंग में। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करिए क्या लिखा है? डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए जहाँ पे इफेक्टिवनेस है और यहाँ पे क्या है बच्चा? हमारे पास एफिशिएंसी है, राइट। तो प्लानिंग डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। प्लानिंग में हमने क्या फिट किया? करंटली वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमें उन प्लान को, उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? इतनी चीजों की जरूरत है। क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, वो किसके थ्रू पता चलेगा? हमें ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेम पैसेज के ऊपर बच्चा हमारा 44th क्वेश्चन है। मान लीजिए कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट। टारगेट क्या है हमारा? 10,000 यूनिट को हमने बनाना है इन ईयर। बट टू अचीव दिस
टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट एंड डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कंपनी ने क्या किया भैया, पहले एक शिफ्ट लगाते थे, अब क्या करो, डबल शिफ्ट लगाओ। तो आप ये देखिए, आपकी कंपनी क्या है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, ओनली एफिशिएंट है, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि पावर फेलियर के कारण हमने टारगेट हिट तो किया, टारगेट हमने 10,000 यूनिट तो बना लेंगे, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका अगर अगर आपका ऑर्डर सही आता है तो उसका मतलब क्या है, इफेक्टिविटी अचीव है। बट अगर आपका ऑर्डर जो है बच्चा, अगर आपका ऑर्डर जो है क्या है, गलत आता है, वो इफेक्टिव भी गया और आपका कंप्रोमाइज भी हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला, हमने क्या किया, रिसोर्सेज को बढ़ा दिया। क्या, पहले एक शिफ्ट लगाते थे, डबल शिफ्ट लगाने लग गए, तो क्या हुआ, एफिशिएंसी तो गई। तो आप ये देखिए एफिशिएंसी कहाँ पे नहीं है, इफेक्टिव है बट नॉट सो एफिशिएंट। क्यों, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। कैसे बढ़ाना पड़ा, एक शिफ्ट की जगह दो शिफ्ट लगाई। बट इफेक्टिव है, इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि हमने 10,000 यूनिट का जो टारगेट है एक साल में वो फुलफिल कर लिया है, राइट। जा कर लेंगे, क्यों, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आप कर रहे हैं वो चीज सही कर रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है सही तो कर रहे हैं, बट सही के साथ उसको कम में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा में कर रहे हैं रिसोर्सेज यूज करके, तो उसका मतलब क्या है, वो एफिशिएंट नहीं है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सेम क्वेश्चन इफेक्टिव एफिशिएंट के ऊपर क्या है, सेम केस है बच्चा, कटिंग डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, हमने अपना प्रोडक्ट 18 अप्रैल को पहुंचा दिया, बट प्रोडक्ट फोन की बजाय आया ही कुछ और। तो ये क्या है, एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। ढूंढिए, हमने कॉस्ट कम कर ली बट टारगेट फिर भी नहीं अचीव कर पाए, तो ये क्या हो गया, एफिशिएंट तो है बट नॉट इफेक्टिव। सेम 20 अप्रैल की बजाय 18 अप्रैल को आया, प्रोडक्ट फोन था पर आया कुछ और, एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है, राइट। चलिए, ये हो गया 45th क्वेश्चन। 46 क्या है, सेम केस का, डैश इम्प्लाई सेटिंग्स गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग ए वे ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, राइट। कि हम क्या कर रहे हैं, गोल्स को क्या कर रहे हैं बच्चा, एडवांस में कर रहे हैं और एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तय करते हैं ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बना पाए। तो वो किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग, कंट्रोल तो कर नहीं रहे, तो किसके अंदर आएगा बच्चा, प्लानिंग। वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू गो कम्स अंडर द और ऑफ प्लानिंग, राइट। आई होप इट इज क्लियर। 47 क्वेश्चन क्या है बच्चा, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस, राइट। सेम केस है बच्चा, डैश इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल। अब देखिए, जब हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, समझते हैं, वो किसका पार्ट आता है बच्चा, कंट्रोलिंग का, राइट। हम मॉनिटर कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस है, जो डिजायर्ड हमने परफॉर्मेंस सेटअप की थी, क्या उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर उसके साथ मैच कर रही है तो इसका मतलब हमने टारगेट हिट कर लिया, अगर नहीं मैच करी तो ऑब्वियसली बात है वी आर कंप्रोमाइज विद इट, राइट। चलिए, 48 क्वेश्चन है, मैच करना है कि ये वाला पार्ट किससे मैच करता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किसके साथ है, क्वालिटी किसके काम है, लेबर टर्नओवर, लिक्विडिटी किसका काम है। एडवर्टाइजिंग किसका काम है बच्चा, मार्केटिंग। थर्ड देखिए, ए का थर्ड किस में है, ऑब्वियसली बात है ये दोनों ऑप्शन बच्चा सीधे कट हो जाते हैं डिलीशन मेथड से, राइट। बी क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी किसने देखनी होती है, प्रोडक्शन ने। ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन देखेगा कि वीट कैसा, अगर मान लीजिए बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट के अंदर अगर क्रिस्पीनेस है, कम है, ज़्यादा है, वो किसका काम है, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर हम 100 इंप्लॉइज रख रहे हैं, 100 में से कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो वो किसका काम होता है, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का। तो सी का कौन सा आ गया फर्स्ट, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। लिक्विडिटी का काम किसका होता है, फाइनेंशियल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्योंकि ये देखना है कि हमारी कंपनी में वर्किंग कैपिटल कितना है ताकि हम काम को, अपने ऑपरेशन को अच्छे तरीके से चला पाएं, राइट। तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर कौन सा आ गया बच्चा, सेकंड इज द राइट आंसर, आई होप। एंड लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज का, मार्केटिंग का है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, राइट। अब देखिए, consumed in one or few uses, brand loyalty of the highest order, purchase frequently, by devotes considerable time। जैसे देखिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस का मतलब क्या है, वो हमारी लाइफ को ईज आउट करने के लिए बने हैं, राइट। तो कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि जो परचेज फ्रिक्वेंटली है, राइट। जैसे देखिए, अब पेन है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स है, आज लिया फिर खत्म, फिर बार बार लेना पड़ेगा, राइट। तो क्या आ गया, ए का 3, तो ये कन्वीनियंस के अंदर आ गया।
देखिए शॉपिंग प्रोडक्ट्स बच्चा अगर आप समझने की कोशिश करिए, शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो होता है जिसके ऊपर एक फैमिली, एक डिसीजन मेकर जो कल उस चीज़ को बाय करने जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा सोचता है, सर्च करता है, सर्च करने के बाद 10 जगह जाके आएगा, उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा, फिर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एसी बाय करने जा रहे हैं, आपने ये सोचा इंटरनेट पे एसी डाला, जो सबसे सस्ता दिखा ऑर्डर कर ले, नहीं। आप बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। सेम एग्जांपल विद कार, आप कार देखने जाते हैं, कौन से ब्रांड की लूँ, माइलेज कितनी अच्छी है, सर्विस कॉस्ट कितनी अच्छी है, कौन से अच्छे लोग अच्छे तरीके से डील आउट करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है बच्चा, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, जिसमें देखिए बाय डिवोर्स कंसिडरेबल टाइम, राइट। तो फर्स्ट का अगर मान के चलिए, अगर मानिए यहाँ पे हमारे पास आ गया तो परचेज फ्रिक्वेंटली, तो ये किसका आ गया, थर्ड। तो ए का थर्ड आपको दिख रहा है, देखिए दो ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो सीधे ही कट के डिलीशन मेथड से। देखिए फिर क्या गया, शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या है, परचेज फ्रिक्वेंटली आ गया हमारे पास कन्वीनियंस का, बायस्ड वोट कंसिडरेबल टाइम, राइट, इसका आ गया फोर्थ। अगर आपको शॉपिंग प्रोडक्ट्स की एग्जांपल चाहिए, फॉर एग्जांपल बच्चा कार्स, राइट, क्या आ गया, कार्स। फिर आ जाता है बच्चा स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। देखिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स शॉपिंग प्रोडक्ट्स से भी थोड़ा सा आगे है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स ही है, कुछ पर्टिकुलर यूनिक ऐसी आइटम्स हैं जो वही कंपनी बनाती है, वही ब्रांड बनाता है, जिसके कारण क्या है, इसलिए वो यूनिक हो जाते हैं, राइट। तो उसको स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चा, ब्रांड लॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आईपीएल का सीजन चल रहा है, बड़े सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के फैन हो गए तो वो क्या होते हैं, पूरे डाई हार्ड फैन होते हैं कि अगर हम इस फ्रेंचाइजी को फॉलो करें, इसी को फ्रेंचाइजी फॉलो करेंगे। अगर टी शर्ट लेनी है तो उसी ब्रांड की ही लेनी है, उसी कंपनी की लेनी है, क्योंकि वो यूनिक है, क्योंकि वो उस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और कोई बना ही नहीं सकता, राइट। सेम एग्जाम्पल विद फुटबॉल फैंस, अगर आप देखते हैं फुटबॉल के अंदर बड़े सारे ब्रांड्स है कि ये इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की फैन है, वो दूसरी कंपनी को नहीं लाइक करते, दूसरी फ्रेंचाइजी को नहीं लाइक करते। तो इसके अंदर आ जाता है जैसे बच्चा स्पोर्ट्स कार्स, राइट, ऐसे यूनिक आर्टिस्टिक ज्वेलरी आ जाती है, राइट। तो वो किसके अंदर पार्ट आता है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर ब्रांड लॉयल्टी काफी ज्यादा दिखेगी, कि मतलब मैं अगर लूंगा तो इसी पर्टिकुलर कंपनी का लूंगा, बाकियों का नहीं लूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, सेकंड। इसका क्या आ गया, हमारा बायर थर्ड था, और हमारा क्या था, परचेज फ्रिक्वेंटली थ्री, और लास्ट क्या था हमारा, कंसिडरेबल टाइम, जिसमें मैंने बताया शॉपिंग प्रोडक्ट्स में मान लीजिए मैंने कार की बात करी, मैंने वॉशिंग मशीन की बात करी, एसी की बात करी, और लास्ट क्या क्या, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नॉन ड्यूरेबल क्या है, कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया, आज लिए खत्म, पेरिशेबल है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, राइट। तो वो क्या क्या, नॉन ड्यूरेबल। तो यहाँ से हमारे पास क्या कौन सा आ गया, 3 4 2 1, राइट, 3 4 2 1। तो ए हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखने की कोशिश करिए बच्चा, आप सभी के साथ मैंने आज 49 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे पास किस में आते हैं, 2023 में पूछे गए थे। आई होप आपको कुछ एक्सप्लेनेशन से काफ़ी अच्छे से तरीके से समझ आया होगा। और जो भी बच्चा आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट हो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये लास्ट में एक आपको बताना चाहूँगा बच्चा, सीयूईटी का लाइव कोर्स आपको बार बार कह रहे हैं, कल से स्टार्ट हो रहा है, सुबह से क्लासेस स्टार्ट होंगी, और मैं आपके साथ बिजनेस स्टडी के साथ फर्स्ट क्लास के साथ कल आपको मिलूंगा शाम को 7 से 8। और ये याद रखिएगा, जो भी आपको सीयूईटी का सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, क्लास नोट से लेके कॉमर्स के स्टूडेंट, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट के जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चा, आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन को 4 चांस लग पाएँ, और जो भी आपकी एडमिशन, जो भी आप यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें, वो आप अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएँ। तो कल मिलते हैं बच्चा, 15 अप्रैल जरूर याद रखिएगा। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सारे के सारे मटेरियल, सारा का सारा नोट्स आपको मिलेगा। कल मिलते हैं, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच बच्चों।